नहीं जी, अली अगर स्टार्ट कर दिया। जी मैम। हम करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, my name is Abdurrahman and my group members are Ali Raza, Zishan Ahmad and Fawad Afzal. Today our topic is to present distributed query optimization. In this we will tell about the introduction of query optimization, layers of and there are three approaches: dynamic approach, static approach and hybrid. Query optimization आ जाती है। Query optimization refers to the process of producing a query execution plan which represents an execution strategy for the query. Query optimization जो है वो प्रोसेस होता है इसका प्रोड्यूसिंग एग्जीक्यूशन प्लान्स को प्रोड्यूस करता है जो कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए जाते हैं। जो क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान है वो मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फंक्शन। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट जो है वो इसकी इनपुट आउटपुट कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड सीपीयू कॉस्ट। उसके बाद क्यूरी ऑप्टिमाइजर जो है ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं: सर्च स्पेस, कॉस्ट मॉडल एंड सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्पेस एक इनपुट क्यूरी का अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन प्लान है। The search space is obtained by applying transformation rules, जो कि जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अप्लाई होते हैं क्यूरीज वगैरह पे रिलेशनल अलजेब्रा की। उसके बाद कॉस्ट मॉडल आता है। द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द कॉस्ट ऑफ एनी गिवन एग्जीक्यूशन प्लान। इसमें प्रिडिक्ट किए जाते हैं एग्जीक्यूशन प्लान्स में कि उनकी क्या कॉस्ट है और उनको कंपेयर किया जाता है और कि इनमें से कौन सा बेस्ट है और उसको चूज किया जाता है। उसके बाद सर्च स्ट्रेटजी आ जाती है। सर्च स्ट्रेटजी एक्सप्लोर्स द सर्च स्पेस एंड सेलेक्ट द बेस्ट प्लान। सर्च स्ट्रेटजी जो है वो एक्सप्लोर या डिटरमाइन करती है सर्च स्पेस स्ट्रेटजी को और उसके बाद जो है वो जो उसका बेस्ट प्लान होता है उसको वो शो करता है। उसके बाद आती हैं लेयर्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग। The problem of query processing can itself be decomposed into several sub problems. जो क्यूरी प्रोसेसिंग है वो खुद एक डिकम्पोज हो जाती है सब प्रॉब्लम्स में जो कि लेयर्स की सूरत में हमें शो होती हैं। द इनपुट इज अ क्यूरी ऑन ग्लोबल डाटा एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनल कैलकुलस। उसके बाद इसकी फोर जो मेन लेयर्स हैं वो आती हैं। द फोर मेन आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइज प्रोसेसिंग। द फर्स्ट थ्री लेयर्स मैप द इनपुट क्यूरी इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। जो पहली तीन क्यूरीज हैं वो इनपुट क्यूरी को मैप करती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान पे और वो परफॉर्म करती हैं फंक्शंस लाइक क्यूरी डिकम्पोजिशन का, डाटा लोकलाइजेशन का एंड ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का। और जो इसकी फोर्थ लेयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करती है और जो आंसर आता है वो उसको शो करती है। जैसे ये है क्यूरी डिकम्पोजिशन, डाटा लोकलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन। क्यूरी डिकम्पोजिशन में जो ये पहली इसकी लेयर है वो जो कि कैलकुलस क्यूरी को और डिकम्पोज करती है इस पे अलजेब्रिक क्यूरी पे। और उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन है। डाटा लोकलाइजेशन पे जो इनपुट आती है वो अलजेब्रिक क्यूरी की फॉर्म में आती है। इसका रोल ये है कि ये फ्रैगमेंट स्कीमा जो कि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन के अंदर है उनको यूज़ करते हुए डाटा को क्यूरी को लोकलाइज करता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमाइजेशन है। ये थर्ड लेयर है इसकी जिसपे अलजेब्रिक क्यूरी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में आती है। And then distributed execution, and the last layer is performed by all the sites that have fragments involved in the query. Each sub query executing at one site, called a local query, is optimized using the local schema of the site and executed.
जो लास्ट लेयर पे है, ये फ्रेगमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं क्यूरी में ऑल साइट्स पे, उनको परफॉर्म करती है। और ये जो सब क्यूरीज हैं इसकी, वो हर एक साइट पे अलग अलग एग्जीक्यूट होती है। इसको लोकल क्यूरी कहते हैं। एंड देन आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड database system, processing a query comprises of optimization at both the global and the local level. क्यूरी प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो काम होता है वो क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि ग्लोबल और लोकल लेवल पे होती है। The query enters the database system at the client or controlling site. क्यूरी को जब लिखा जाता है, इनपुट किया जाता है वो क्लाइंट या कंट्रोलिंग साइट जो है उधर डेटाबेस में, तो उसमें यूज़र जो है वो वैलिडेट होता है। देन क्यूरी को चेक किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है ग्लोबल लेवल पे। इसको जाता है क्यूरी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्यूरी ट्रीज, each of which produce the required result of the query. इसके बाद जो इसके क्यूरी ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उनको इवेलुएट किया जाता है कि ये देखने क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं क्यूरी के वो पड़े होते हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ प्राइमरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ रेप्लिकेटेड एंड फ्रेगमेंटेड डाटा। इसको इसलिए किया जाता है ताकि जितना भी रेप्लिकेटेड और फ्रेगमेंटेड डाटा है उसको शो किया जाए। ये इसकी डायग्राम भी शो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होती है पहले ग्लोबल लेवल पे, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन होती है ग्लोबल लेवल पे, और नीचे लोकल लेवल पे आ जाता है। पहले लोकल एग्जीक्यूशन होती है, देन लोकल क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन होती है। उसके बाद तीन जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के मेन एल्गोरिदम्स हैं उनमें आ जाता है डायनामिक अप्रोच, स्टैटिक अप्रोच एंड हाइब्रिड अप्रोच। Now I would like to invite Ali Raza for presenting their topic. सॉरी, माइक बंद था। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक अप्रोच ये एल्गोरिदम है। इसके बारे में ये है कि रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन करता है ये कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो कैलकुलेशन करता है रिलेशन और एट्रीब्यूट्स की करता है, किसकी बेस पे? स्टैटिस्टिक की बेस पे जो क्यूरी की होती है, वो जो रिलेशन की होती है। we illustrate the dynamic approach with the algorithm of distributed ingress. इंग्रेस जो है एल्गोरिदम है, हम उसके थ्रू जो है ना डायनामिक अप्रोच जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एल्गोरिदम इज टू मिनिमाइज कॉम्बिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन टाइम एंड द रिस्पॉन्स टाइम। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कम्युनिकेशन टाइम होता है एक साइड से दूसरी साइड, और जो रिस्पॉन्स साइड टाइम होता है वो उसको क्या करता है? कम करता है, मिनिमाइज करता है। These query optimization algorithms ignore the cost of transmitting the data to the result side. जब एक साइड से जो रिजल्ट साइड की तरफ जिस क्यूरी ने जो ऑप्टिमाइज क्यूरी है जिसने ट्रांसफर होना है, तो जो ट्रांसफर होने का जो टाइम है, कॉस्ट है, वो उसको क्या करता है? इग्नोर करता है इसमें। The algorithm also take advantage of fragmentation, but only horizontal fragmentation is handled for simplicity. This algorithm is executed by the site called the master site, where the query is initiated. जिस साइट पे जो है ये एल्गोरिदम जो है परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, जहां से जो है हमारी ऑप्टिमाइज फ्रेगमेंट क्यूरी जो है वो ट्रांसफर होती है, उस साइट को हम मास्टर साइट कहते हैं। द इनपुट to the algorithm is query expressed in the tuple relation calculus. ये जो हमारी क्यूरी होती है वो कैलकुलस की टपल की शक्ल में, कैलकुलस की शक्ल में होती है, एंड स्कीमा इंफॉर्मेशन। द एल्गोरिदम व्हिच कैन वी कॉल डायनामिक QAE, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, इज गिवन। इसमें जो इनग्रेस
हमारे पास एल्गोरिदम है, इसमें जो इसकी फंक्शनैलिटी है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ इसमें। जो इंग्रेस यूजेस अ डायनामिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम दैट रिकर्सिवली ब्रेक अ क्यूरी इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारे पास मल्टी क्यूरी आती है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, उस मल्टी क्यूरी को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसको जो है ना स्मॉल लेवल पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेगमेंटाइज करके। इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइडिया। फॉर एग्जांपल, n relation query is decomposed into n sub queries q1 q2 and so on qn। अगर हमारे पास क्यूरी q है जो ग्लोबल से आई है, तो हम उसे क्या करेंगे, अगर वो मल्टी क्यूरी है तो हम उसे सब क्यूरी में यानी कि मोनो क्यूरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ईच क्यू आई इज अ मोनोरिलेशन। मोनोरिलेशन क्यूरी वो है जिसमें एक वेरिएबल चूज किया हो, यानी कि वो एक जो है रिलेशन पे बेस करता हो। द आउटपुट ऑफ क्यू आई इज कंज्यूम्ड बाय क्यू आई प्लस वन। ये हम जब एल्गोरिदम पे जब देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि प्रोसेस किस तरह होता है। द डिकम्पोजन ऑफ decomposition the decomposition two basic techniques are used, detachment and substitution। जो डिकम्पोजिशन होती है हमारी, जो इसमें टू बेसिक टेक्निक्स हैं, एक डिटैचमेंट है और एक सब्स्टिट्यूशन है जो इस एल्गोरिदम में यूज होती है। देयर इज अ प्रोसेसर दैट कैन efficiently process monorelation queries। यहाँ जो है हमारे पास मोनोरिलेशन क्यूरीज को प्रोसेस करने के लिए जो है हमारे पास एक प्रोसेसर है। ऑप्टिमाइज ईच क्यूरी इंडिपेंडेंटली फॉर द एक्सेस फॉर अ सिंगल रिलेशन। हर क्यूरी जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑप्टिमाइज होती है इसमें। डिटैचमेंट क्या है, कहता है ब्रेक का क्यूरी क्यू इनटू क्यू एंड क्यू डबल quotations based on a common relation that is the result of q dash। that है वो सिलेक्ट हो रही है रिलेशन R2 एट्रीब्यूट A2 so on R1 एट्रीब्यूट A1 and so on Rn An from relation R1 R2 Rn जितने भी हमारे पास रिलेशन है। तो वो क्या करेगा, उसमें से एक पेयर लेगा, P1 एक पेयर है जो रिलेशन से बिलोंग करता है उसका एट्रीब्यूट, एंड ये हमारे पास एक पेयर है एक रिलेशन के लिए, एंड P2 एक सेकंड पेयर है हमारे पास R1 A1 जो उस रिलेशन के एट्रीब्यूट से जो है मैच कर रहा है। ये क्या करेगा, इज डिकम्पोज्ड बाय डिटैचमेंट ऑफ द कॉमन रिलेशन R1 इनटू। जो हमारे पास R1 रिलेशन है ये हम डिकम्पोज करेंगे, Q डैश में आ रहा है R1 select R1 dot A1 into relation RO1 from R1 where पेयर जो P1 R1 dot AO select, ये जो हमारे पास सेकंड जो इसका जो है स्ट्रेटजी, यानी कि ये पहली हम इसे फर्स्ट स्ट्रेटजी कह सकते हैं Q डैश को, और इसे सेकंड स्ट्रेटजी। फिर हम इसमें से चूज करेंगे कि हम इसमें से कौन सी बेस्ट है साइज के लिहाज से। अगर जिसका साइज कम होगा हम उसको जो है नेक्स्ट साइड जो कि ट्रांसमिट कर देंगे एग्जीक्यूशन के लिए। डिटैचमेंट रिड्यूस द साइज ऑफ द रिलेशन ऑन विच क्यूरी Q डैश डैश इज डिफाइंड। ये एल्गोरिथम है, इसमें इनपुट जो आती है वो है MRQ मल्टी क्यूरिलेशन क्यूरी MRQ। इसमें जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो रिजल्ट ऑफ द लास्ट मल्टीरिलेशन क्यूरी होगी। इस लूप में पहले ये होता है कि हम डिटैचेबल का लूप चलाते हैं जिसमें हम मोनो रिलेशन वाली क्यूरी को मल्टी रिलेशन वाली क्यूरी से अलग करते हैं। इस लूप में इसमें MRQ रिप्लेस बाय एन इररिड्यूसेबल क्यूरी। अब जो इररिड्यूसेबल क्यूरीज होंगी, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे उसकी रिडक्शन करेंगे और जो है हमारे पास स्टेप 2 में क्या हो रहा है, MRQ डैश लिस्ट में हम दे रहे हैं रिड्यूस करके जो हमारे पास इररिड्यूसेबल क्यूरीज आ गई हैं। फिर हम जो है एक लूप चलाएंगे, उस लूप में जो है हम जो अपनी इररिड्यूसेबल क्यूरीज होंगी वो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो हमने
फ्रेगमेंट साइड लिस्ट में रखनी है, और उससे हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है डिटरमाइन फ्रेगमेंट्स टू ट्रांसफर द प्रोसेस साइड टू MRQ। जो हमारे पास MRQ में आ जाएंगी लिस्ट, वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सिलेक्ट करके। स्टेप 3.2 जो है हमारे पास, इसमें वो प्रोसेस हो रहा है कि हमारे पास अब ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी हैं, अब हम उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे उस साइड पे, ठीक है। और जो हमारे पास लूप है नीचे जो लगा हुआ है, फॉर ईच पेयर S फॉर फ्रेगमेंट S फॉर साइट इज फ्रेगमेंट साइट लिस्ट डू, वो क्या करेगा, मूव फ्रेगमेंट में F2 साइट, वो फ्रेगमेंट को साइट की तरफ मूव कर देगा जो प्रोसेस होने जा रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3.4 जो स्टेप है, उसमें यह है कि जो हमारे पास रह जाएंगी, अगर कोई बाकी रह जाती हैं इरिड्यूसेबल क्यूरीज, तो हम क्या करेंगे, उसका वाइल लूप दोबारा चलाएंगे और दोबारा कोई क्यूरी रह जाती है वो दोबारा प्रोसेस होकर साइट से वापस आएगी। ये जो है एल्गोरिथम इस तरह काम कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं लिखा भी हुआ है इसको स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे परफॉर्मेंस हो रही है। ऑल मोनोलेशन क्यूरीज, for example, select and projection that can be detached at first processed locally, step 1 में ये हो रहा है। Then the reduction algorithm is applied to the original query, step 2। step 2 में जो है हम रिडक्शन कर रहे हैं क्यूरी पे, ओरिजिनल क्यूरी पे। Reduction is a technique that isolate or irreducible subquery and monorelation subqueries by detachment। जो डिटैचमेंट का हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा कि वो irreducible और monorelation वाली क्यूरीज को जो है ना वो अलग कर देगा। Based on the list of irreducible query isolated in step 2, ये step 2 में isolated हो जाएंगे, and the size of each fragment। The next subquery MRQ which has at least 2 variables, जिसके अंदर 2 variables होंगे, is chosen at step 3। तो वो स्टेप 3 में जो है आ जाएगा और स्टेप 2 और स्टेप 3.4 जो है उस पर अप्लाइड होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास MRQ डैश में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी MRQ लिस्ट, इसमें जो हमारे पास इरिड्यूसेबल 2 वेरिएबल्स वाली जो हमारे पास आ गई है लिस्ट में, हम क्या करेंगे, उसको जो है फर्दर फ्रेगमेंट साइड लिस्ट में लेकर जाएंगे और उसमें बेस्ट जो है वो चूज करेंगे। उसमें बेस्ट चूज करके हम उसको साइड में भेज देंगे। हमारे पास जो स्टेप 3.2 से 3.4 पे यही काम हो रहा है। स्टेप 3.2 सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रोसेस द क्यूरी MRQ डैश, जो हमारे पास MRQ डैश की फॉर्म में आई है। दिस क्यूरी इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लिस्ट ऑफ पेयर F फॉर फ्रेगमेंट एंड S फॉर साइट, जो कि ट्रांसफर होगी प्रोसेसिंग साइट की तरफ से। Step 3.3 transfer all the fragments to their process sites. Finally, step 3.4 execute the query MRQ. If there are remaining subquery in the algorithm, तो हम क्या करेंगे, दोबारा जो है हम लूप while loop पे चले जाएंगे। Optimization occur in step 3.1 and 3.2। हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन है वो स्टेप 3.1 और स्टेप 3.2 में हो रही है। पहले तो हमने क्या किया कि मोनो रिलेशन वाली क्यूरीज जो है वो अलग कर ली और इरिड्यूसेबल वाली अलग कर दी। जो हमारे पास रिजल्ट आया हमारे पास MRQ में, हमारे पास जो रिजल्ट आया सिलेक्ट MRQ, वो हमारे पास इसमें आ गया इरिड्यूसेबल जितनी भी थी। चूज नेक्स्ट इरिड्यूसेबल क्यूरी इन्वॉल्विंग द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट, वो हमारे MRQ की फॉर्म में आ गया। उसको हमने क्या कर दिया, उससे हमने फिर नेक्स्ट जो है सिलेक्ट स्ट्रेटजी जो है उससे बेस्ट जो थी फ्रेगमेंट लिस्ट में शामिल कर लिया और उस पर हमने लूप लगा लिया। The algorithm has produced a query with several components and their dependencies order. At step 3.1, a simple choice for the next subquery is to take the next one having a predecessor and involving the smaller fragment. For example, if a query Q has a subquery Q1, Q2 and Q3, जो हमारे पास उसमें जो है डिकम्पोज से हुई है, हमारे पास ओरिजिनल क्यूरी Q थी,
हमने उसे क्या किया, सब क्यूरीज निकाली, Q1 Q2 एंड Q3। द डिपेंडेंसीज, अगर Q1 डिपेंड कर रहा है Q3 पे और Q2 डिपेंड कर रहा है Q3 पे, एंड इफ द फ्रेगमेंट रेफर्ड बाय द Q1 आर स्मॉलर, अगर जो फ्रेगमेंट जो वो रेफर कर रहा है कि Q1 जो है वो स्मॉलर है, देन दोज रेफर टू बाय, अगर Q2 के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे, Q1 को सिलेक्ट कर लेंगे उसके साइज के लिहाज, अगर वो Q1 जो है स्मॉलर है Q2 के लिहाज से। Step 3.2, the next optimization problem is to determine how to execute the subquery by selecting the fragment that will be moved and the site where the processing will take place. एक example है, let us consider the following query. This query can be expressed in SQL by the following query Q1 on the engineering database. Q1 हमारे पास query है, select employee name from employee, natural join लग रहा है ASG, natural join हमारे पास proj, where project name हमारे पास है CAD-CAM। हम ज्यूम करते हैं रिलेशन जो है हमारे पास जो एम्प्लॉय का और ASG का और प्रोज का आर सॉर्टेड एज फॉलो। ये जो डायग्राम है हमें दिखाया गया है, वेयर रिलेशन ई जो है एम्प्लॉय का इज फ्रेगमेंटेड, वो साइट 1 के लिहाज से EMP1 और साइट 2 के लिहाज से EMP2 जो है साइट 2 पे है, एक साइट 1 पे EMP1 के नाम से और जो है एक साइट 2 पे है EMP2 के नाम से। तो हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट द एंटायर क्यूरी, वो हम ये एंटायर क्यूरी जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। हमने दो स्ट्रेटजी ले ली है, केस स्ट्रेटजी जो है ये पहले बयान कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय का नेचुरल जॉइन लगा है एसजी के साथ, फिर प्रोज के साथ, बाय मूविंग हम मूव कर रहे हैं साइट 1 से साइट 2 की तरफ, EMP1 एंड ASG2 साइट 2 की तरफ। और दूसरी हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नेचुरल जॉइन है एसजी के साथ, फिर दोनों के बाद जो है हम नेचुरल ज्वाइन करें प्रोज के साथ। मूविंग क्या करेंगे, हम मूव करेंगे एक साइड से दूसरे साइड पे, तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय EMP1 का नेचुरल ज्वाइन जो है ASG1 के साथ है, अगर और ASG2 साइड की तरफ जाएंगे, इस तरह जो है हमारी जो है इस तरह डिकम्पोज होगी और सिलेक्ट होगी। अगर फॉर एग्जांपल the choice between the possible strategies require an estimate of the size of the intermediate result. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ द साइज एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन ASG अगर ग्रेटर देन है साइज EMP1 स्ट्रेटजी 1 इज रेफर टू स्ट्रेटजी 2, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी 1 जो है वो हम प्रेफर करेंगे स्ट्रेटजी 2 के लिहाज से, ये वाली ऊपर वाली। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करके हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग साइड पे भेज देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच जो है वो जिशान भाई जो है एलैबोरेट करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम शान अहमद है और मैं स्टैटिक अप्रोच फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा। स्टैटिक अप्रोच में बेसिकली जो काम होता है वो इसमें 3 स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको मैं आगे चल के मजीद एलैबोरेट करूँगा, जो इस एल्गोरिथम के थ्रू कैलकुलेट होती है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है। मींस इसमें चूँकि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है, तो वो उन स्ट्रेटजी में से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली स्ट्रेटजी होती है, ये एल्गोरिदम वो फाइंड करके हमें देता है। तो इसमें जो इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं आर क्लोजर के नाम से इसको एलेबोरेट किया जाता है। ये क्या करता है कि ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज है उनके अंदर एग्जॉस्टिव सर्च करता है कि भाई इनमें से कौन सी लीस्ट कॉस्ट है। तो फिर इसी वजह से ये स्टैटिक अप्रोच इटसेल्फ जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। अगर हमारे पास क्यूरी जो है, क्यूरी ट्रीज बड़ा है या हम उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है क्यूरी को, तो वो चूंकि हर दफ़ा स्ट्रेटजीज हर एक स्ट्रेटजी को जाके इवेल्युएट करेगा कौन सी लीस्ट कॉस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। तो इसको हम रिकमेंडेड है कि जो क्यूरी बहुत ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो इस अप्रोच को वहाँ पर हम ना लगाएं।
अच्छा, जो इसमें क्यूरी कंपाइलेशन होती है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क है। कैसे? जैसे अब्दुलरहमान ने बताया था क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में कि वहाँ पर हमारे पास एक ट्री है जो ग्लोबल में और लोकल रिलेशंस में काम करती है। तो इसमें भी यही होती है कि जो हमारी जो क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है वो मास्टर साइट्स जो होती है वो डिसीजन लेता है कि कि कैसे हमने क्यूरी को इस अप्रोच को हमने लगाना है। और इसी हिसाब से फिर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने अंदर देखते हैं कि जी वो ट्रांसफर करते हैं डाटा को अपनी मास्टर साइट की तरफ इस अप्रोच को यूज करते हुए। सही। अच्छा, फिर इसमें जो फंक्शन ऑफ मेजर द apprentice side which are the other side that have relations involved in the query make the remaining local decision। जैसे कि जो मास्टर साइट थी उसने एक डिसीजन लिया कि क्यूरी ऑप्टिमाइजर जो है वो किस तरह ट्री से नीचे जाएगा, डाटा को क्यूरी डिस्ट्रीब्यूट करके डाटा लेगा। उस तरह से जो लोकल साइट्स हैं मतलब फ्रेगमेंटेड रिलेशंस हैं वो फिर डिसीजन लेते हैं कि कैसे लोकल डिसीजन लेते हैं कि कैसे उनको ऑर्डर करना है, जॉइंस कैसे लगाने हैं। और वो सारा कुछ जो होता है वो अप्रेंटिस इनको अप्रेंटिस साइट भी कहते हैं, ये लोकल साइट्स भी कहते हैं इनको। लोकल रिलेशन, फ्रेगमेंटेड रिलेशन, ये सब एक ही नाम है। The objective function of the optimizer is the general total time function including local processing and communication cost। जो इस अप्रोच का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ऑप्टिमाइजर ने टोटल टाइम फंक्शन को कैलकुलेट करना होता है स्ट्रेटजीज में कि किसका टाइम मिनिमाइज है। इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, एक लोकल प्रोसेसिंग टाइम और एक कम्युनिकेशन कॉस्ट। इन दोनों को कैलकुलेट करके वो टाइम बताता है कि जी कम्युनिकेशन में कितना टाइम लगा है और लोकल प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा। ये एक्चुअली कॉस्ट होती है, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी। The input to the algorithm is a localized query expressed as a relational algebra tree। इसमें जो हमारी इनपुट होगी वो एक क्यूरी ट्री होगी। जैसे कि हम पहले अब्दुलरहमान ने ट्री पढ़ा चुका है कि जी बता चुका है कि ट्री कैसे होती है। ये इसकी इनपुट वो ट्री होगी कि कितनी के मास्टर साइट है, फिर सब साइट्स है, तो वो ट्री कैसे बन रही है। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम है जिसको हम स्टैटिक क्लोजर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको। इसकी इनपुट जैसे इसमें लिखा हुआ है इसमें क्यूरी ट्री है इनपुट, और आउटपुट हमारे पास स्ट्रैट है। स्ट्रैट में क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट स्ट्रेटजी, कि जिस स्ट्रेटजी कॉस्ट मिनिमम है वो इसकी आउटपुट होगी। अब इस एल्गोरिथम में हम देखें तो सबसे पहले कहते हैं फॉर ईच रिलेशन इज आर आई बिलोंग्स टू क्यू टी। इसका मतलब है कि जितने भी रिलेशंस हैं जो उस क्यूरी ट्री का पार्ट है, ठीक है, ये उन सब के लिए क्या करेगा। फिर अंदर एक और रिकर्सिव क्यूरी है, सॉरी नेस्टेड क्यूरी है फॉर ईच एक्सेस पाथ टू आर आई। मीन्स अब जो आर आई उसने इस स्टेप में गेट की है उसी के लिए फिर वो एक्सेस पाथ भी देख रहा है, ठीक है, और फिर उसके लिए कॉस्ट कंप्यूट कर रहा है, कंप्यूट कॉस्ट फॉर दैट एक्सेस पाथ। और फिर अगर आप देखें तो इस फॉर के लिए क्या कर रहा है, बेस्ट एक्सेस पाथ को वो ले रहा है जो कि क्या है विद मिनिमम कॉस्ट। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा फॉर का, इसमें उसने एक्सेस पाथ को देखा है कि जो मिनिमम कॉस्ट यानी कि मिनिमम टाइम या मिनिमम कम्युनिकेशन टाइम, जैसे मैंने दो पार्ट बताए थे यहाँ पर। एक यहाँ पर हमारे पास होता है लोकल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन कॉस्ट। इन दोनों में से जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमें इस फॉर के रिजल्ट में आएगी। अब जो दूसरा फॉर है वो क्या कहते हैं, फॉर ईच ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर ले रहा है विद आई इज इक्वल टू 1 to n। अब जो ऑर्डर बने हैं रिलेशंस के उस ट्री में, उस हमारे जो क्यूरी ट्री है उसमें, उसके लिए क्या कर रहा है, वो स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा है। स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे करेगा? बिल्ड स्ट्रेटजी। अब उसके अंदर क्या, बेस्ट एपीआई I1 to RI2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है जो कि बेस्ट एक्सेस पाथ जो कि हमें यहाँ से मिला था पहले फॉर से, उसको उसका ज्वाइन बना रहा है, नेचुरल ज्वाइन फॉर रिलेशन। अब और फिर उन दोनों का RI3 के साथ अब इस तरह से कंबाइन चल रहा है कि अब स्ट्रेटजी बिल्ड हो रही है। तो जो भी बेस्ट एपीआई एक्सेस पाथ है वो सारे रिलेशंस के साथ उसको नेचुरल ज्वाइन लगा के कैलकुलेट करेगा, और फिर एंड में हमें दे देगा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी। फिर हमें वो उस स्ट्रेटजी की कॉस्ट दे देगा। अभी उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा मिनिमम, अभी उसने सिर्फ हमें कॉस्ट दी है सारी स्ट्रेटजीज की।
तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल ये स्ट्रैट का जिसके अंदर हमने जो मिनिमम कॉस्ट आई थी वो हमने उसके अंदर सेव करा दी। अभी जो आखिरी है ये हमारी फॉर ईच साइट के स्टोरिंग अ रिलेशन इन्वॉल्व इन क्यूटी। साइट के का मतलब है जितने भी हमारे फ्रेगमेंटेड रिलेशन है और जितनी भी हमारी साइट्स हैं, मीन अगर हमारे डिफरेंट जगहों पे हमारा डाटा सेव है तो हमने एक जगह को हमने एक साइट कह दिया। तो हर एक साइट के लिए जो कि उस क्यूरी ट्री में शामिल है उसके लिए हमने एलएस के अंदर वो लोकल स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट वाली आई थी वो उसके अंदर सेव करा दी एलएस के वेरिएबल के अंदर। फिर वो हमने क्या किया है जो सेंड एलएस फॉर दैट साइट कि जिस साइट के लिए हमारे पास एलएस आई है वो हमने सेंड कर दी है अपने इस फॉर के लिए हमारे रिजल्ट में ये आई है। तो ईच लोकल स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज एट साइट के। तो अब यहाँ पर जब हमने ये किया आखिरी वाला स्टेप तो क्या हुआ जो भी लोकल साइट पे जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी थी वो उस साइट के लिए इम्प्लीमेंट हो गई है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें थोड़ी जो मैंने बात की स्ट्रेटजीज की कि इसमें हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें से मिनिमम कॉस्ट निकाली जाती है, मिनिमम कॉस्ट स्ट्रेटजी फाइंड होती है। तो उसमें से हमारे पास क्या होता है यहाँ पर टू ज्वाइन टू रिलेशंस देयर आर 3 कैंडिडेट साइट। अब किसी भी दो रिलेशन को जोड़ने के लिए हमारे पास 3 साइट्स होती हैं। एक फर्स्ट साइट, फर्स्ट रिलेशन जिसको हम लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लूँ तो ये API 1 R1 R2 R3। तो इसमें अगर हम R1 और R2 को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये R1 की फर्स्ट साइट होगी और R2 की सेकंड साइट होगी और एक थर्ड साइट होगी जहाँ पर उन दोनों का रिलेशन ज्वाइन होके जो भी ज्वाइन हम लगाया होगा उसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा। 2 मेथड्स आर सपोर्टेड फॉर इंटर साइट डाटा ट्रांसफर। अब जो इंटर साइट डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हमारे लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है शिप होल और एक होता है फेच एज नीडेड। शिप होल में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा जो एक रिलेशन है उसको हम उठा के दूसरे रिलेशन के पास ले जाएं। जो हमारा जो तीसरा रिलेशन बना हुआ है उसमें एक रिलेशन पूरा और दूसरा रिलेशन उतना जितना कि हमने उस ज्वाइन लगाया। और जो फेच एज नीडेड होता है वो पूरा रिलेशन नहीं उसको सेंड करता, वो सिर्फ जितना रिक्वायर्ड जैसे ज्वाइन लगाया ज्वाइन के नीचे में पूरा रिलेशन तो नहीं आया था, जो हमारे ज्वाइन की कंडीशन है उसके मुताबिक जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो उठा के वो तीसरे जो टप्पर तीसरा रिलेशन जो हमने बनाया है उसमें जाके उसको स्टोर कर देगा। अब आएंगे स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी 1 क्या है इसमें? स्ट्रेटजी 1 में हम क्या करते हैं शिप द एंटायर एक्सटर्नल रिलेशन टू द साइट ऑफ द इंटरनल रिलेशन। जो एक्सटर्नल रिलेशन है उसको हम पूरा का पूरा उठा के इंटरनल रिलेशन में ले आते हैं। इन दिस केस द एक्सटर्नल टपल्स कैन बी ज्वाइंड विद एस एज दे अराइव। दस भी है जितने भी एक्सटर्नल रिलेशन है वो आते रहते हैं और जो फर्स्ट रिलेशन है उसके जितने भी टपल्स हैं उनके साथ वो ज्वाइन होते जाते हैं। जैसे जैसे रिसीव होते जाते हैं साथ साथ ही ज्वाइन होते जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला इसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू LT। LT क्या है? लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिट्रीविंग द R कार्ड R टपल फ्रॉम R। मीन्स कार्ड R का मतलब है कि कितने टपल्स आ रहे हैं। तो वो जितने भी टपल्स आ रहे हैं उनकी जो लोकल प्रोसेसिंग टाइम है वो उसमें जमा करेंगे कम्युनिकेशन टाइम। कम्युनिकेशन टाइम क्या होता है? जितना उस रिलेशन का साइज होता है। अगर साइज बहुत बड़ा है तो कम्युनिकेशन टाइम, क्योंकि उसने हर टपल को जाके रीड करना है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी। और फिर उसमें पेस्ट ऐड करेंगे लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ फर्स्ट रिलेशनशिप। इसमें जो एस है वो आप कह सकते हैं कि इंटरनल है, मतलब फर्स्ट है जो कि रिसीव कर रहा है, और आर है जो एक्सटर्नल है जो कि वहाँ से आ रहा है डाटा जिसकी टपल्स ज्वाइन हो रही हैं। तो इसमें पहले हमने प्रोसेसिंग टाइम ऐड किया आर आर को रिट्रीव करने का जो एक्सटर्नल था। फिर उसके लिए हमने कम्युनिकेशन टाइम दिया आर का कि जो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन है वो कितना बड़ा है, उसका कम्युनिकेशन टाइम कितना है। फिर हमने उसमें ऐड किया LT ऑफ रिट्रीव टपल्स फ्रॉम एस और कार्ड आर। अब क्या करना है, चूंकि हमने एस के साथ उसको ज्वाइन करना है तो उसने अब इसका भी प्रोसेसिंग टाइम लेना है लोकल के जो एस की जो रोज टपल्स हम रीड कर रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं उसका टोटल टाइम कितना होगा। तो स्ट्रेटजी 1 में हमारे पास ये सारी कॉस्ट कंबाइन होके
टोटल कॉस्ट निकलती है। इस तरह स्ट्रेटजी 2 है। स्ट्रेटजी 2 में हम क्या करते हैं, शिफ्ट द एंटायर इंटरनल रिलेशन टू द साइड ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम एस इंटरनल था, आर एक्सटर्नल था, तो हम आर को रिट्रीव कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एस को सेंड करना है आर के पास, तो इसमें हम पहले एस रिट्रीव करेंगे, फिर जो है ना, फिर आर में उसकी करेंगे, आर इज एक्सटर्नल। और में लिखा हुआ है एंड दे नीड टू बी स्टोर्ड इन अ टेम्पररी रिलेशन। अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई है कि हमने एक थर्ड रिलेशन ऐड कर दिया टी का, जिसमें टी और आर दोनों ज्वाइन होंगे। तो इसकी कॉस्ट डेफिनेटली, अगर आप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो इसमें टी की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिट्रीविंग कार्ड एस टपल्स फ्रॉम एस। कार्ड एस लिए कह रहे हैं कि वो एक्सटर्नल है, तो उसको उसने एक नाम दिया हुआ है कार्ड एस का। तो उसकी जो टपल्स हैं उसको रिट्रीव कर रहे हैं, उसकी लोकल प्रोसेसिंग टाइम प्लस कम्युनिकेशन कॉस्ट, साइज कितना है उसका, जितना बड़ा साइज होगा कम्युनिकेशन टाइम उतना ज़्यादा होगा। अब उसके अंदर चूंकि हमने एस को ला के पहले टी में स्टोर करना है, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटजी के मुताबिक एक तीसरे हमने रिलेशन बनाया टी का, जिसमें हमने इन दोनों को स्टोर करना है। तो हमने इसको टी में डाला है। अब एक लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ टी भी है जिसमें वो एस को स्टोर कर रहा है। फिर उसमें हमने ऐड किया लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिट्रीविंग आर। अब चूंकि हमने आर को ला के भी टी में सेव करना है, तो हमने उसको भी सारा टी को देखा है। और फिर टी को उठा के हमने, चूंकि आर को उठा के हमने टी में ऐड करना है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमने इसका कम्युनिकेशन टाइम नहीं लिया। कम्युनिकेशन टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर जो है वो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, हमने एस को आर के पास भेजा है और टी वहां बनाया है। तो हमने आर का कम्युनिकेशन, आर को हमने पूरा स्टडी नहीं करना, हमने एस के जितने टपल्स आर के साथ ज्वाइन होते हुए आर के टपल्स के साथ हमने वो ज्वाइन करते जाने। हमें आर को पूरा स्टडी, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें आर का कम्युनिकेशन टाइम नहीं है। जब हमने आर को रिट्रीव कर लिया, अब हमने आर के वो वाले टपल्स जो कि हमें टी में स्टोर करने हैं, उनका लोकल प्रोसेसिंग टाइम टी के लिए कि जी वो कितना टाइम ले रहे हैं टी के अंदर स्टोर होने में। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा और इन सबको ऐड करेंगे तो स्ट्रेटजी 2 की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब ये थर्ड स्ट्रेटजी है, fetch tuples of the internal relation as needed for each tuple of the external relation. In this case, अब इसमें ये कह रहा है कि इंटरनल जो हमारा रिलेशन है आर, उसके जितने रिलेशन चाहिए होंगे हम उतने उठाएंगे। मीन्स पहले तो हमें क्या कर रहे थे, हम पूरा इंटरनल उठा रहे थे या पूरा एक्सटर्नल उठा रहे थे। इसमें हम जितना इंटरनल की रिक्वायर्ड है हम उतना उठा रहे और उसको ज्वाइन कर रहे हैं एक्सटर्नल के साथ। In this case, for each tuple in R, the join attribute value is sent to the site of S. जितने भी required tuples होंगे वो S को send किया जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। Then the S tuples of S tuples of S means number of tuples of S which match the value are retrieved and sent to the site of R to be joined. अब इसमें vice versa हो रहा है, जितने R के चाहिए होंगे S के साथ ज्वाइन के लिए वो S को सेंड किए जाएंगे, और जितने एस के चाहिए होंगे आर के साथ ज्वाइन होने के लिए वो आर को सेंड किए जाएंगे। तो ये वाइस दोनों साइड पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकलेगी कैसे, एल टी ऑफ रिट्रीव कार्ड ऑफ आर टपल फ्रॉम आर। ये जो कार्ड बार बार यूज हो रहा है, कार्ड सिर्फ वहां यूज हो रहा है जहां पर हमें रिक्वायर्ड टपल्स चाहिए। मीन्स अगर 100 टपल्स हैं हमें सिर्फ 10 चाहिए, तो कार्ड आर का मतलब है कि वो 10 रोज 10 टपल्स। तो कार्ड आर नंबर ऑफ टपल्स, रिट्रीव कार्ड आर टपल्स फ्रॉम आर, उसका लोकल प्रोसेस टाइम, कम्युनिकेशन टाइम, लेंथ ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्ड ऑफ आर। लेंथ ऑफ ए क्या है, अब जो अब आर का डेटा जा रहा है तो जितने टपल्स हमने रीड किए हैं उसमें, मीन्स अगर 100 में से 10 किए हैं तो उनका कोई ना कोई लेंथ होगी, मतलब 10 होगी या 20 होगी, जो भी लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई पे करेंगे कम्युनिकेशन टाइम लेंथ कार्ड ऑफ आर से उन टपल्स के साथ। अच्छा, फिर उसमें लोकल प्रोसेसिंग टाइम ऐड करेंगे, कोई एस को हमने रीड किया है
और एस को आर के साथ ज्वाइन किया तो उसका लोकल प्रोसेसिंग टाइम इकट्ठा ही कैलकुलेट होगा कि जितने एस को कार्ड आर चाहिए होंगे टपल्स ऑफ आर ज्वाइन वो उसका लोकल प्रोसेसिंग टाइम, उसमें फिर हम कम्युनिकेशन टाइम ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ एस की, कि एस के कितने टपल्स के साथ आर के कितने टपल्स ऐड हुई हैं उनका जो कम्युनिकेशन टाइम था वो हम ऐड कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेटजी 3 की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसके बाद स्ट्रेटजी 4, मूव बोथ रिलेशन टू अ थर्ड साइड एंड कंप्यूट द ज्वाइन देयर। अब इसमें क्या कहते हैं, दोनों को एक साथ लिया और एक तीसरी साइट पे भेज दिया, टेम्परेरी साइट कह ले उसको, उसको हम यहाँ पर टेम्परेरी रिलेशन कहते हैं, उसको टी का नाम हमने यहाँ दे दिया। इन दिस केस द इंटरनल रिलेशन इज फर्स्ट मूव्ड, पहले इंटरनल जाता है टी में, फिर एक्सटर्नल जाता है। दोनों को हम इकट्ठा नहीं भेजते कि जी हमने एक दोनों को वहां से क्यूरी चली और दोनों एक साथ चले गए, नहीं, पहले इंटरनल जाएगा वो टी में, फिर उसके मुताबिक एस उसके साथ ज्वाइन होगा उसी थर्ड रिलेशन में। तो इसकी टोटल कॉस्ट उसी तरह से। अब इसमें चूंकि हम एस एक्सटर्नल पूरा दे रहे, पूरा भेज रहे हैं, तो उसमें उसका लोकल प्रोसेसिंग टाइम जो कि टपल्स जितने हमने उठाए हैं उसका, और कम्युनिकेशन साइज क्योंकि हमने उसको पूरा रीड किया है कि वो उस टेबल का साइज क्या है, उसको पूरा रीड किया है, उसको पूरा रीड किया है, और तो उसका कम्युनिकेशन टाइम भी आएगा। इसी तरह से फिर जब हमने उसको स्टोर किया है टी में, उसका लोकल टाइम भी हमने कैलकुलेट करना है, और फिर उसके अंदर हमने चूंकि आर भी लेके आना है, इंटरनल जो है रिलेशन, फिर उसका लोकल टाइम उसको रिट्रीव करने का और उसका साइज के जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है, कम्युनिकेशन टाइम है, वो कैलकुलेट किया, और फिर उसमें ऐड कर दिया जो हमने आर को टी में सेव किया उसका प्रोसेसिंग टाइम। तो इसमें इसमें इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें हमें लोकल टाइम, कम्युनिकेशन टाइम एस की और आर दोनों की निकालनी पड़ रही है, और फिर जो हम स्टोर कर रहे हैं टी में, दोनों स्टोर कर रहे हैं, तो बारी बारी दोनों का हमें टाइम आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी हो सकती है। अब इनमें से बेहतर कौन है? इनमें से बेहतर वो होगी जिसका टाइम सबसे कम होगा। ये मैं इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता इस वक्त हमें नहीं पता कि जी कितनी टपल्स ज्वाइन के लिए आ रही हैं, कितनी क्या साइज है आर का। तो ये हमारे जब हम रियल लाइफ, अब ये स्ट्रेटजीज है, हमारा जो ये एल्गोरिथम है वो इन्हीं स्ट्रेटजीज को रीड करता है बारी बारी, ठीक है, और फिर जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी विद मिनिमम कॉस्ट, वो लेके आता है जी कौन सी स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। इसीलिए जैसे मैं शुरू में बताया कि ये क्यूरी स्टैटिक अप्रोच जो है, ये हम उन क्यूरीज में नहीं, या उन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी में नहीं लगाते जो क्यूरी बार बार एग्जीक्यूट होनी हो, जिसका फ्रीक्वेंट यूज हो। हाँ, कोई एक क्यूरी हो जिसमें हमारे पास चांस है कि और कोई हमें सूट नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं चलो ये लगा लेते हैं, इसमें बेस्ट हमें वो रिजल्ट ला के दे देगी। रेयरली यूज्ड क्यूरी हम कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, अगर नहीं तो फिर आई विल मूव फॉरवर्ड टू मिस्टर फवाद टू explain his part of the presentation. Thank you, Zishan. Assalamu alaikum to everybody. The topic which I'm going to present is hybrid approach. Basically, जिस तरह के अली रजा ने डायनामिक अप्रोच हमें डिस्क्राइब की, उसके अंदर के क्या हम कर रहे हैं कि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डायनामिक क्यूरी जो कि मेक एक्यूरेट ऑप्टिमाइजेशन पर चॉइसेस एट रन टाइम, ये रन टाइम के ऊपर एक्यूरेट जो ऑप्टिमाइजेशन की जो है ना डिसीजन मेकिंग कर रही है। और स्टैटिक जो हमें जिशान ने बताई, ये कंपाइलेशन टाइम के ऊपर बेसिकली अपनी कैलकुलेट कर रही होती है और कंपाइल टाइम के ऊपर आपको रिजल्ट्स शो कर रही होती है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस होता है, वो ये होता है कि टू रिड्यूस द cost of the query and display the result as soon as possible, जो हमारे फास्टली जितना हम उसको पॉसिबली मिनिमाइज कर सकते हैं टाइम क्यूरी को उसके रिजल्ट शो करने के अंदर। तो हमारा मेन पर्पस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में यही है। तो अनदर अप्रोच आफ्टर डायनामिक एंड स्टैटिक, एक हाइब्रिड अप्रोच को
ड्राइव किया गया, बनाया गया, जिसके अंदर हम बेसिकली स्टैटिक और डायनामिक के जो गुड पार्ट्स हैं, जो उनकी अच्छी एस्पेक्ट्स हैं, हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग जो उसके जो जहाँ पे कोस्ट टाइम ज्यादा हो जाता है हम उनसे इंक्लूड नहीं करते हैं. तो बेसिकली डायनामिक एंड स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन both have advantages and drawbacks. Dynamic query optimization make accurate optimization choices at runtime, while static query optimization done at compilation time. So hybrid query optimization to provide advantage of static query optimization while avoiding the issues generated by inaccurate estimates. The approach is basically static, but further optimization decisions may take place at runtime. So basically hybrid approach के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टैटिक क्यूरी जो ऑप्टिमाइजेशन है, हम उसके काफी गुड एस्पेक्ट्स को, अपने एडवांटेजेस को जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि हम जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स, जिस तरह जिशान ने 4 स्ट्रेटजीज हमें डिस्क्राइब की, जिसके अंदर स्ट्रेटजी 1 के अंदर वो कुछ टपल्स को इंक्लूड कर रहा है, स्ट्रेटजी 2 के अंदर कर रहा है, स्ट्रेटजी 3 के अंदर डिफरेंट कर रहा है, और कोस्ट एस्टिमेशन हमारी बढ़ती जा रही है या कम हो रही है. इन ऑल केसेस जो भी हमारे उनके स्ट्रेटजी के केसेस आए हैं, उसके अंदर किसी में हमारी क्यूरी की जो है वो कोस्ट टाइम बढ़ जाता है, किसी में हमारा कम हो जाता है. तो बेसिकली हम जो इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स, हम लोग उसमें इनएक्यूरेसी आ जाती है एस्टिमेट्स के अंदर, तो हमने उसको रिड्यूस किया है और हमने एक हाइब्रिड अप्रोच जो है वो जनरेट किया है. I'll go a slide view of that. Okay. The choose plan operator, हम इसके अंदर एक choose plan, एक ऑपरेटर बेसिकली डिजाइन करते हैं, जो कि बेसिकली एक चूज कर रहा होता है प्लान को, कि हम कौन से प्लान के तरफ जाएंगे. आइदर कि हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट जो कर इसको स्टैटिक के थ्रू जो है वो हम इसको ऑप्टिमाइज कर लें, या हम इसको डायनामिक के थ्रू कर लें. तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं चूज प्लान ऑपरेटर, जो कि लिंक रहा होता है सब क्यूरीज के तमाम दोनों प्लान्स के साथ. सब प्लान्स मींस हाइब्रिड अप्रोच और स्टैटिक अप्रोच या डायनामिक अप्रोच ऑफ द क्यूरी क्यूई which is incomparable at compile. जब हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, ये ऑपरेटर डिसाइड कर लेता है कौन सी किसको एग्जीक्यूट करना है. The execution of the choose plan operator do the comparison of the sub plans based on actual cost and the selection of the best one. So जैसे मैंने आपको ऊपर पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि इस चूज प्लान ऑपरेटर का काम है बेसिकली सब प्लान्स में से बेस्ट प्लान को, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी, उसको सिलेक्ट करना और उसके थ्रू क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना. हाइब्रिड टेक्निक फॉलो 2 स्टेप अप्रोच. इसके अंदर 2 स्टेप अप्रोच जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. एक कंपाइल टाइम की, जिसमें हम जनरेट कर रहे हैं स्टैटिक प्लान दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑपरेटर एंड द एक्सेस मेथड विदाउट कंसीडरिंग वेयर रिलेशन इज स्टोर्ड. अब हम इसमें कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं कि रिलेशन किस साइट के ऊपर पड़ा हुआ है, से जो है वो एक्सेस करना है. हम इस प्लान को डिसाइड करेंगे. एक है एट स्टार्टअप टाइम, लाइक एट द टाइम व्हेन द क्यूरी इज बीन एग्जीक्यूटेड. जब हम क्यूरी को क्यूरी सिस्टम को क्यूरी दे रहे हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हो जाएगी, उस तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, उस वक्त हम सिलेक्ट करें कि हम कौन से प्लान की तरफ जा रहे हैं. या दूसरा, हम स्टार्ट से ही जो है उसको सारा कैलकुलेट कर लें, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट द क्यूरी. एट द स्टार्टअप टाइम जनरेट द एग्जीक्यूशन and by selecting out site and copy selection and allocation of the operator to those sites. जैसे ही वो सिलेक्ट करता है कि हमने किस साइट के ऊपर काम करना है, वो उस साइट के ऊपर डाटा भेज देता है, एलोकेट कर देता है और ऑपरेटर्स को वहां पे असाइन कर देता है. ऑपरेटर को वैल्यूज एलोकेटिंग द वैल्यू, ऑपरेटर को वैल्यूज असाइन कर देता है. अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो क्यूरी एक्सप्रेस इन रिलेशनल अलजेब्रा की हमने एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे कि ये हम रिलेशन आ रहा है, अगर हम इसको देखें ये R1 पे, R1 से हमने कुछ डाटा सिलेक्ट किया एंड देन वी आर नेचुरली ज्वाइनिंग विद R2 एंड R3 एंड R4 एंड सो ऑन, जहां तक भी हमारा जो रिलेशंस अवेलेबल हैं हमने उनके साथ उसको
ज्वाइन करवाना है। तो हमारे पास ये इन डायग्राम बी हम देख रहे हैं कि साइट 1 पे R रिलेशन 12 R2 एग्जिस्ट कर रहा है, जो डाटा सेंड कर रहा है S3 के ऊपर, जो जहाँ पे R23 है, और S2 के ऊपर जहाँ पे R32 है। ये कोस्ट टाइम ये जो सेंड की अगर हमें नजर देख रहे हैं कि सेंड जो है बेसिकली वो साइट 1 से साइट 2 पे भी भेज सकता था, बट ड्यू टू द डिसीजन मेकिंग कि एफिशिएंट डिसीजन है कि यहाँ से अगर हम पहले S3 के ऊपर डाटा भेजें और बाद में S2 के ऊपर हम डाटा भेजें तो हमारी क्यूरी जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये आपको डायग्राम ये चीज शो कर रही है। द स्टैटिक, इसमें अगर हम देख लें कि द स्टैटिक प्लान शोज द रिलेशनल ऑपरेटर ऑर्डरिंग एंड as produced by the centralized query optimizer जो हमने A पार्ट है, वो एक centralized query optimizer को optimization को जो है optimizer को describe कर रही है in the B diagram. The runtime plan extends a static plan with site and copy selection and communication between sites. और ये उसका डाटा जिस तरह हमने क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, हम अपना रिलेशन और कोस्ट टाइम को देखेंगे कि हम किस साइट के थ्रू अगर डाटा को कंपाइल करवाएं और अपना व्यू रिटर्न करें, उसके अंदर वो ये पाथ चूज करेगा कि वो S1 से पहले S3 के पास डाटा भेजेगा एंड देन वो कॉपी करेगा डाटा S2 के ऊपर जहां पे हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट सिलेक्शन इज एलोकेटेड एट साइट 1, द साइट 1 दिया हुआ है जहां पे on copy R1 of relation R1, R11 of relation R1 and sends its result to site 3 to be joined with R23 and then send the data to S2 and join with R32. We consider a set of sites, we consider a set of sites S1 to Sn, and the query Q is represented as an order sequence of subqueries Q to Qm, Q1 to Qm. Each subquery Qi in the maximum process is the maximum processing unit that accesses a single base relation and communicate with its neighbor subqueries. जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर हमारी साइट्स होती हैं वो वाया किसी के रिलेशन के थ्रू हमारे डेटाबेसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो क्यूमली आउटपुट लेनी है दैट एक्सेसिबल टू अ सिंगल बेस रिलेशन, जो कि हमारा एक सिंगल बेस रिलेशन के थ्रू वो हमारे से उस दूसरे डेटाबेस के साथ एक्सेसिबल है, एंड कम्युनिकेट विद द नेबरिंग सब क्यूरीज। और वो कैसे कम्युनिकेट कर रही है अपनी नेबर सब क्यूरीज के साथ कि वो और फर्दर कौन कौन सी साइट के साथ, अगर हम वन पे अगर हम एक साइट 1 पे हैं उसका एक रिलेशन साइट 2 के साथ है, उसका एक रिलेशन साइट 3 साइट 4 के साथ है, तो ये तमाम उसको बेस रिलेशन की एंड कम्युनिकेटेड विद द नेबर सब क्यूरीज, और उसके साथ कम्युनिकेट कर देगा नेबर सब क्यूरीज के साथ जहां जहां पे उनके रिलेशन मौजूद होंगे और जो हमारी क्यूरी के अंदर इंक्लूड किए गए होंगे। देयर आर 3 सब क्यूरीज, वन इज R1 and one for R2 and one for R3. There are 3 सब क्यूरीज हम उसके अंदर देखेंगे। अगर हमारे उस रिलेशन को जो पिछली डायग्राम में बताया गया, तो R1 एक रिलेशन है, एक क्यूरी R1 के लिए है, एक क्यूरी R2 के लिए है और एक क्यूरी R3 के लिए है। फॉर ईच साइट SI हैज अ लोड, उसके ऊपर एक लोड होगा साइट के ऊपर, जिस तरह हमने डायनामिक अप्रोच में देखा कि हर साइट के ऊपर हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था कि हर साइट के ऊपर मल्टीपल लोड्स भी होते हैं जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस साइट के ऊपर कितनी क्यूरीज ऑप्टिमाइज हो रही हैं। जिस तरह की हमारी ग्लोबल साइट होगी उसके ऊपर जो है वो हमारे लोड जो है वो क्यूरीज का ज्यादा होगा। Donated by the load SI which reflect the number of queries currently submitted, वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि नंबर ऑफ क्यूरीज इस साइट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ क्यूरीज जो है वो एट अ टाइम रन हो रही हैं। तो एवरेज लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एवरेज लोड साइट इज इक्वल है सिग्मा टोटल n टू i इज इक्वल है 1, जब i आइट्रेशन 1 आ जाएगी अप टू n नंबर ऑफ साइट की साइट 1 से साइट n तक लोड ऑफ साइट i डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स। द बैलेंस ऑफ द सिस्टम
for a given allocation of subqueries to site can be measured as the variance of the site loads using the following unbalanced factor. अब जिस तरह के हमारे पास साइट्स के ऊपर डिफरेंट लोड्स अवेलेबल हैं और हमने क्यूरीज को एलोकेट करवाना है कि हम अपनी क्यूरी को कौन सी साइट के ऊपर करवाएं कि उसकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो जाए, तो उसके साइट को कैलकुलेट करने के लिए, उस अनबैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी साइट्स के जो डिस्टेंसेस हैं, जो उसकी कॉस्ट टाइम है, उसको कैलकुलेट करने के लिए और उसके अंदर चूज करने के लिए, हमारे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम अनबैलेंस फैक्टर का नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला है अनबैलेंस फैक्टर ऑफ साइट इज 1/n और नंबर ऑफ साइट्स फ्रॉम साइट 1 टू साइट n एंड लोड ऑफ साइट i, जो हमारे पास लोड है उसके ऊपर, माइनस एवरेज लोड ऑफ साइट। तो इसके अंदर हम एवरेज लोड का जो हमने लोड कैलकुलेट कर लिया, उसके अंदर से हमने उसी लोड जो उस साइट, जो पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर लोड है, उसमें से माइनस करके उसका स्क्वायर जो है, इन दोनों का स्क्वायर लेके हम उसमें से माइनस करवाएंगे। जो टाइम हमारे पास आएगा वो होगा हमारा अनबैलेंस फैक्टर ऑफ दैट साइट। The problem addressed by the second step of two-step query optimization can be formalized as the following sub-query allocation problem. जो हमने two-step optimization पढ़ी थी, उसके अंदर जो हमने step 2 पढ़ा था, जो हमने two-step query optimizer हमने पढ़े थे, जो कि ये थे at a compilation time और जो है at startup time। तो इसको जो है एड्रेस करने के लिए हम इसको फॉलोइंग सब क्यूरी के अंदर एक अपने छोटी सी एग्जांपल लिया है। अ सेट ऑफ साइट S, जिसके अंदर हमारे पास S1 से लेके Sn तक साइट्स मौजूद हैं, विद द लोड ऑफ ईच साइट। उसके अंदर हमने उनका लोड भी डिफाइन किया हुआ है, और क्यूरी है जो Q1 से Qm तक हमने उसको इंक्लूड कर लिया है। एंड फ्रॉम ईच सब क्यूरी Qi इन क्यूरी में is feasible allocated set of sites SQ to S1 to SK, where each site stores a copy of a relation involved in QI. हमने जो क्यूरी एग्जीक्यूट की है उसमें फिजिबल एलोकेट करनी है हमने वो तमाम साइट्स। इसमें अब हम वो साइट्स कैलकुलेट करेंगे जो डायरेक्टली हमारी, जिसके अंदर वो टपल्स मौजूद हैं, जो कि हम जो डाटा वहां पे पड़ा है उसमें वो टपल्स मौजूद हैं जो हमें हमारी क्यूरी के लिए चाहिए। जो उसके रिलेशंस हैं वो सारे उसमें हम स्टोर करवा देंगे कॉपी उसकी, जहाँ पे हमारे पास उनके रिलेशंस के कॉपीज मौजूद हैं और जहाँ पे वो डाटा मौजूद है। तो हम बेसिकली एक साइट को, वेयर ईच साइट स्टोर्स अ कॉपी, जहाँ पे हमारे पास ईच साइट के ऊपर एक कॉपी मौजूद है और उसके रिलेशन जो कि QI के साथ है, जो हमारी क्यूरी के साथ मौजूद है। इसमें ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ Q to S सच दैट, इसके अंदर ये हो जाएगा कि जब हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। एक, हमारे पास जो अनबैलेंस फैक्टर हो जाएगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उन तमाम रिलेशंस को जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर कॉपीड पड़े हुए हैं, हम उससे अपनी जो है फिजिबली एलोकेट कर देंगे उन साइट्स के ऊपर जहाँ पे डाटा स्टोर है और उनकी कॉपी मौजूद है। हम वहां पे उनको रीडायरेक्ट करवा देंगे एंड द टोटल कम्युनिकेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज, जिससे क्या होगा कि बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। अगर हम इसकी एक नेटवर्क डायग्राम, अगर इसको हम एक डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअली डोंट हैव वन राइट नाउ, पर हम इसको कर सकते हैं कि भी एक, अगर हमारी एक साइट के ऊपर एक डाटा मौजूद है, लेट मी एनोटेट इट फॉर यू। Where is the annotate option? I think I can't annotate on this. Sorry, it does not show me any option to annotate. So let me process algorithm. अब हम इसकी algorithm को देखेंगे, मे बी इंशाल्लाह उससे आपकी काफी क्लियर हो जाएगा। algorithm है find near optimal solution in a reasonable amount of time. बेसिकली हाइब्रिड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच का मेन पर्पस है कि हम ऑप्टिमल एक सोल्यूशन फाइंड करें जिसके थ्रू हम
क्या कर सकते, हम अपनी क्यूरी को रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट करवा दें। फॉर लीनियर जॉइंट ट्रीज यूज सेवरल मेथड्स, इसके अंदर फॉर लीनियर जॉइंट ट्रीज, जो कि हमारे लीनियर जॉइंट ट्रीज होते हैं, उसके लिए हम सेवरल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। जिसमें स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट बाय एलोकेटिंग सब क्यूरीज टू लीस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। जहां पे हम लीस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हम अपनी क्यूरीज को डिवाइड करके हम उन साइट्स के ऊपर जो है, जो लीस्ट एलोकेशन है हमारे पास सब क्यूरीज, हम उनके अंदर उनको असाइन करते हैं विद द स्मॉलर पॉसिबल एलोकेशन सेट ऑफ साइड्स। जहां पे हमारे पास सेट ऑफ साइड्स बहुत थोड़ी हैं, स्मॉलर साइज है, हम अगर हमारे 100 प्लस सर्वर्स मौजूद हैं और 100 प्लस साइट्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, तो हम उन 100 साइट्स के ऊपर डाटा को भेजने की बजाय और उसके ऊपर क्यूरी सब क्यूरीज को भेजने की बजाय हम उसमें लीस्ट जो है क्यूरीज जो है वो साइट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि नंबर ऑफ साइज में कम होंगी, जो नंबर ऑफ साइट्स कम होंगी, और हम अपने उस क्यूरीज को एलोकेट कर देंगे उन साइट्स के ऊपर जहां से हमें इजीली और फास्टेस्ट रिटर्न ऑफ डाटा जो है हमें मिल जाएगा। 10 सब क्यूरीज विद अ फ्यू कैंडिडेट साइट्स आर एलोकेटेड अर्लियर। ऐसी क्यूरीज जिनके अंदर कम साइट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके क्या होता है कि वो जल्दी एलोकेट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो नंबर ऑफ साइट्स हैं वो कम है। ऐसी सब क्यूरीज जो कि जिनमें फ्यू कैंडिडेट साइट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो अर्लीली एलोकेट हो जाएंगी। Another method is to consider the site which least load and best benefit। हमारे पास ऐसी क्यूरी भी आ सकती है जो कि ऐसी साइट पे पड़ी हुई है जहां पे लोड कम है, तो हमारे लिए इट विल बी बेटर अगर फर्स्ट स्टेप मेथड में देखें कि अगर हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं, हमने बेस्ट स्मॉलर पॉसिबल एलोकेशन सेट साइट्स भी निकाल ली और लीस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी भी निकाल ली है, पर उसकी जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो सेकंड स्टेप के अंदर हम एक अदर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लीस्ट लोड देख लेते हैं कि उन साइट्स पे अगर लोड ज्यादा है तो हमारे लिए क्या बेस्ट और बेनिफिट है कि हम उसको साइट्स के ऊपर उन साइट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करवा दें या उन साइट्स पे डाटा सेंड कर दें जहां पे लोड कम है। The benefit of a site is defined as the number of sub-queries already allocated to the site and measures the communication cost saving from allocating the sub-query to the site। अब उसके अंदर है बेनिफिट साइट, इसका क्या है कि हम सब क्यूरीज को ऑलरेडी एलोकेट टू द साइट एंड मेजर्स द कम्युनिकेशन कॉस्ट, और उसके अंदर टाइम सेविंग कॉस्ट सेविंग फ्रॉम एलोकेटिंग सब क्यूरीज टू द साइट्स। हमारे पास बड़ी साइट्स अवेलेबल हैं जहां पे हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमने सब साइट्स चूज की, एक छोटा सा क्लस्टर एक छोटा सा सेट बनाया पॉसिबल साइट्स का, उनके ऊपर देखा किस साइट के ऊपर हमारा लोड कम है और उस साइट के ऊपर हम इसके अंदर लोड को चेक कर रहे हैं, और लोड जिस साइट पे हमारा लोड कम है हम उसके ऊपर उसको सब क्यूरी को जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं, भेज देते हैं। Finally, in the step 3 of the algorithm, the load information of any unallocated subquery that has selected site in a feasible allocation set is recomputed। स्टेप 3 के अंदर एल्गोरिथम के स्टेप 3 के अंदर हम बेसिकली लोड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अनएलोकेटेड सब क्यूरी, हम देखते हैं कि हमारी कोई लोड इंफॉर्मेशन ऑफ हमारी कोई अनएलोकेटेड सब क्यूरी दैट हैज सिलेक्टेड साइट इन अ फिजिबल एलोकेशन सेट इज रिकम्प्यूटेड। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्यूरी आ जाती है, सब क्यूरी रह जाती है जो कि अनएलोकेटेड है, तो फिर हम उसको साइट सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर फिजिकल एलोकेट करके हम फिजिबली एलोकेट हो सकती है, और फिर हम उसका भी, क्योंकि हमारे पास अब एक अनएलोकेटेड सब क्यूरी है, तो हम उसको एक ऐसी साइट पे जहां पे वो फिजिबली एलोकेट हो सकती है उस पे भेज के और उसकी कोस्ट टाइम को कैलकुलेट करके उस टाइम को अपने इस टाइम के साथ इंक्लूड कर लेते हैं जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर लिया है। ये इन दोनों के साथ जो है ना इसमें प्लस कर देंगे हम। इस तरह के कंसीडर द फॉलोइंग क्यूरी क्यू एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशनल अलजेब्रा। R1 एक साइट है जिसका नेचुरल ज्वाइन हो रहा है R2 के साथ, R3 के साथ एंड R4 के साथ। R2 का R3 के साथ नेचुरल ज्वाइन हो रहा है और R3 का R4 के साथ नेचुरल ज्वाइन हो रहा है। फिगर हमें लेट्स सी द टेबल, इसमें साइट्स है S1, S2, S3 एंड S4 जिसके ऊपर लोड है 1,
2 2 एंड 2 और रिलेशन हमारे पास है साइट 1 के ऊपर R11 R31 एंड R41। साइट 2 के ऊपर हमारे पास लोड 2 है और हमारे पास फिर जो रिलेशन है वो R22 है। S3 के ऊपर R13 हमारे पास लोड 2 है, R13 है, R33 रिलेशन मौजूद है। S4 के ऊपर हमारे पास R14 और लोड 2 है और R14 और R24 रिलेशन मौजूद है। We assume that Q is decomposed into Q1, Q2, Q3 and Q4, where Q1 is allocated with R1, Q2 with R2 joined with the result of Q1, हमने Q1 को R को असाइन किया जो कि ज्वाइन होगी बाद में Q2 के साथ R2 के साथ, फिर ज्वाइन R2 के साथ, फिर Q3 with R3 joined with the result of Q2, जो Q2 का रिजल्ट आया उसके साथ हमने R3 को ज्वाइन कर दिया, एंड Q4 with R4 joined with the result of Q3, और जो Q3 का रिजल्ट आया जिसके अंदर हमारे पास Q1 Q2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, Q3 हमारा उसका रिजल्ट था, उसके साथ हमने Q4 को भी इंक्लूड कर दिया और हमारे पास हमारा रिजल्टिंग टेबल आ जाएगा। The SQ allocation algorithm performs 4 iterations, इसमें 4 तरह की iterations की जाती हैं। जो कि क्यू हमारी क्यूरी है और ये हमारी Q1 से Q1 तक हमारी सब क्यूरीज आ गई। फिजिबल एलोकेशन सेट्स, एफ जो हमारे पास एलोकेशन सेट है, हमारे पास फिजिबल एलोकेशन जहाँ पे साइट्स जो हम कह सकते हैं या फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं कि जो फिजिबल एलोकेशन साइट्स हमारे पास कौन सी हैं, वो साइट्स को हम क्यूरी 1 और क्यूरी सब क्यूरीज के मुताबिक हम उनको एलोकेट कर देंगे। लोड F1, उस F1 के ऊपर लोड कितना है अप टू F1 तक तमाम साइट्स के ऊपर जो लोड है वो भी हम इसको एज इनपुट देंगे। आउटपुट एंड एलोकेशन ऑफ Q to S, क्यूरी टू साइट begins for each queue in query, for each sub query in query, do compute load on F of that query, हम उसकी साइट के ऊपर जो है वो बेसिकली हम उसका लोड कंप्यूट करेंगे और यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसका अब क्यूरी की जितनी सब क्यूरीज होंगी उसमें से जो सेट ऑफ हमने साइट सेलेक्ट की होंगी, जो सेट ऑफ साइट्स के ऊपर वो डाटा मौजूद है वो कंप्यूट करेगा उनका लोड टाइम और फिर वो एंड हो जाएगा। While Q is not empty, do, जब Q not empty है, query not empty है, select sub query A from the allocation, जो यहाँ से allocate हो जाएगी जिसको हम allocate कर लेंगे उसको query belongs A belongs to Q, query with least allocation flexibility, जहाँ पे least हमारे पास सबसे कम टाइम होगा और हम उसको उसके ऊपर जो है वो भेज देंगे। Select best site B for A, अब हमने बेस्ट साइट कौन सी चूज करनी है फॉर A के लिए, हम F एक वेरिएबल उसके थ्रू हम बिलोंग्स टू FA जो कि F है जो कि बेसिकली बिलोंग्स कर रहा है F है विद लीस्ट लोड एंड बेस्ट बेनिफिट। अब यहाँ पे लीस्ट लोड और हमारे पास बेस्ट बेनिफिट उसका है, उसको हम B पे रिडायरेक्ट करवा देंगे एंड देन Q माइनस A को हम डायरेक्ट करवा देंगे Q के ऊपर, क्यूरी के ऊपर। Recompute loads of remaining feasible allocation sets if necessary, अगर जिस तरह हमने देखा था मेथड 1 में, मेथड 2 और थर्ड मेथड के अंदर, यहाँ पे finally in the step 3 the algorithm the load information of any unallocated subquery, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, recompute कर रहे हैं लोड को for remaining feasible allocation set if necessary, अगर कोई ऐसी unallocated हमारे पास आ जाती है सब क्यूरी जो कि unallocated है तो यहाँ पे हम उसका लोड टाइम को इंक्लूड करेंगे एंड देन हम उसको फॉर ईच क्यू हम सब क्यूरी के लिए Q वेयर B क्यूरी बिलोंग्स टू Q वेयर B बिलोंग्स टू F ऑफ द साइड ऑफ द क्यूरी डू कंप्यूट लोड, और यहाँ पे हम उसका लोड कंप्यूट करेंगे, एंड 4 कर देंगे एंड वाइल, यहाँ पे हम उसको एंड कर देंगे और यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। बेसिकली इसमें वो क्या रहा है कि हम
बार बार साइट्स के ऊपर लोड चेक कर रहे हैं कि किस साइट के ऊपर हमारी लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है और हमारा कैसे हम साइट्स के ऊपर अर्ली पहुंच सकते हैं और वहां से हम अपना डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि ईच साइट के ऊपर कितना लोड है और क्या बेस्ट हमारे लिए बेनिफिट आ रहा है कि अगर हम एक साइट पे डाटा सब क्यूरी को सेंड कर रहे हैं और वहां से डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वहां पे अगर लोड ज्यादा है तो ये एल्गोरिथम चेक करेगा कि उसका लोड टाइम क्या है और लोड टाइम को मद्देनजर रखते हुए वो उससे बेस्ट बेनिफिट जो साइट होगी जिसका लोड टाइम कम होगा उसको इंक्लूड कर लेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा जिसके ऊपर लोड टाइम ज्यादा है, जिसके ऊपर लोड ज्यादा और मल्टीपल क्यूरीज उसके ऊपर रन हो रही हैं, तो वो उस साइट्स को स्किप कर देगा, दूसरी साइट के ऊपर आके डाटा को एग्जीक्यूट करवा देगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देगा। और इन बिटवीन अगर कोई क्यूरी सब क्यूरी ऐसी रह जाती है जिसको एलोकेशन नहीं दी जाती, तो उसको एलोकेट करवाने के लिए वो उस साइट सेलेक्ट करेगा और उस साइट का जो लोड टाइम होगा वो इसके अंदर इंक्लूड करके वो हमें कंप्यूट कर देगा कि टोटल लोड टाइम इसका ये होगा। दैट्स व्हाट I just told you in the algorithm define किया था। In the first one step, we select Q4 which has at least allocation flexibility, allocates it to S1 and update the load of S1 to S2। वो S1 का load S2 पे step 2 में हो जाएगा। step 2 है, to step 2। In the second iteration, the next subqueries will be selected to either Q2 or Q3 since they have the same allocation flexibility. Let us choose Q2 and reassume it gets allocated to S2 and load the S2 and increase it to step 3. In the third iteration, the next subquery selected is Q3 and it is located at S1 which has the same load time as S3, but a benefit of step 1 versus 0 to S3. As a result of allocation of Q4, the load of S1 will increase to S3 and will move to step 3. Finally, in the least iteration, Q1 gets allocated to either S3 or S4, which has least loads. If in the second iteration Q2, we allocate to S4 instead of S2, then the fourth iteration would have allocated to the subquery Q1 to S4 because of the benefit of 1. Step 1. The algorithm has reasonable complexity. It considers each subquery in a turn, considering each potential site, select a current one for allocation, and sort the list of remaining subqueries. Thus, its complexity can be expressed with big O max m into n m2 into log 2m। बेसिकली इस एल्गोरिथम में बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं और साइट्स को सिलेक्शन करना, लोड टाइम को सिलेक्ट करना, इसमें बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं कि लोड समटाइम्स लोड ऑफ अ साइट इज कम हो जाता है, किसी टाइम किसी साइट पे लोड ज्यादा है। तो इसमें कम्प्लेक्सिटी ये है कि एक साइड के ऊपर अगर लोड ज्यादा है तो वो दूसरी साइड के ऊपर उसको शिफ्ट करेगा, अगर दोनों के ऊपर लोड एक जैसा है तो वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे कौन सी साइड के ऊपर डाटा को भेजना है और कैसे उसको रिट्रीव करना है। इसमें कम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैटिक एंड डायनामिक, क्योंकि ये बेसिकली उन दोनों का एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर वो उसका सिलेक्शन उसकी जो है वो लोड टाइम भी कैलकुलेट कर रहा है, उसके लोड को भी कलेक्ट कर रहा है, स्ट्रेटजी को भी उसकी बिल्ड कर रहा है। So it is a quite complex algorithm. Finally, the algorithm includes a refining phase to further optimize join processing and decide whether or not to use semi-joins. Basically, this is the solution for the static one. कि जो static में algorithm के अंदर जो मसले थे उसको refine करने के लिए, rephrase करने के लिए और further ही जो है उसको बेहतर करने के लिए ये एल्गोरिथम जो है वो बनाया गया था। इसमें ऑप्टिमाइज जॉइन प्रोसेसिंग, इसमें जो है फर्दर ऑप्टिमाइज जॉइन प्रोसेसिंग एंड डिसाइड वेदर टू यूज और नॉट टू यूज सेमी जॉइंस। इसमें सेमी जॉइंस को वो अभी वो डिसाइड करता है कि इसको आइदर कि मैंने यूज करना है या नहीं करना।
Thank you. It's my part. My part is done. If you have any question, we are all here to answer all of your questions. अच्छा जी, क्लास वैसे तो आप लोगों का टाइम हाफ आवर होता है प्रेजेंट करने का, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग अब 15 मिनट्स की ब्रेक ले लो। 8:15 पर फिर मैं आकर तो रिवाइज तो कराती हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ओके मैम। क्लास में मैंने दूसरा मैं करवा देती हूँ। मेरी सिर्फ 16 स्लाइड्स में सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर कहते हो तो अभी वो चीज़ देख लेंगे ओवरव्यू सा, अदरवाइज फिर 15 मिनट्स बाद आओगे फिर करेंगे। मैम इसमें आपने मैम अभी कर कहा था लेते हैं अगर है तो। 15 मिनट्स अलाउड फॉर वन कैंडिडेट, तो हमने 1 आवर में पूरी कर ली है मैम। क्या कह रहे हैं आप? मैम आपने जो टाइम अलाउ किया था वो 15 मिनट्स आपने मैक्सिमम दिए थे एक कैंडिडेट के लिए, तो हम 4 थे तो हमने घंटा लगा दिया, ज्यादा लग गया। लेकिन वो मैम आप सामने टॉपिक इतना लेंथी हो गया, तो एल्गोरिथम समझाना है मैम डिटेल से। अच्छा जी, जिनको बहुत अपने ऑनलाइन क्विज की पढ़ी हुई है ना, वो जाके रिव्यू कर लें। कंप्यूटर ने चेक किया हुआ, मैंने भी चेक किया, जो उसमें कोई मिस्टेक या आपको लगता है कि उसमें मार्क्स दोबारा आपके ठीक। एनीवेज देख लेते हैं फिर इसको हम। अच्छा जी, बेसिकली आज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन देखी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाली। सेंट्रलाइज वाली तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, जो कि मेरे ख्याल में अब्दुल रहमान ने आज प्रेजेंट किया, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा, ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी जो है उसके लिए हमारे पास 3 तरह के अप्रोचेज हैं। एक है जी डायनामिक, दूसरी स्टैटिक और थर्ड है हाइब्रिड, ठीक है? डायनामिक जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स, ये बेसिकली आपकी एक एसक्यूएल की डेटाबेस ही है जो लार्ज कमर्शियल बेसिकली एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। उसका ये एल्गोरिथम है जिसको इस अप्रोच के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। बेसिकली जो ये आपका एल्गोरिथम है ये स्टैटिक की निस्बत थोड़ा बेहतर होता है। इस तरह से दो चीजें मैं हमेशा आप लोगों को शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब आप लोगों ने कहना है कि हमने कम्युनिकेशन कॉस्ट और रिस्पॉन्स टाइम को देखना है, यही दो चीजें हैं जिनको हम देखते हुए कहेंगे कि क्यूरी जो है कौन सी वाली बेस्ट है। जब हम कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन टाइम को भी देखना है और रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन कॉस्ट और रिस्पॉन्स टाइम दोनों को देखना है, तो इशू ये आता है कि आप दोनों चीजों को एट द सेम टाइम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हर दफा जब आप कम्युनिकेशन कॉस्ट को हाईलाइट कर रहे हो तो आप इस चीज को ज्यादा फोकस करें तो कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स टाइम सफर कर जाएगा। इसी तरह से अगर आप रिस्पॉन्स टाइम को फोकस करके अपनी थ्योरी की स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट वहां पे सफर करने लग जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि डायनामिक जो होता है उसके अंदर स्टैटिक कॉस्ट एस्टिमेशन ही होती है, क्योंकि सारी चीजें कंपाइलेशन की बजाय आपके रन टाइम पे जो होती है वो कैलकुलेट हो रही होती है थ्योरी की एग्जीक्यूशन के साथ साथ। स्टैटिक में ये होता है कि आपकी कंपाइल टाइम पे चीजें क्योंकि चल रही होती हैं तो वो शुरू से एंड तक सारा प्रोसेस जो है वो आपका साथ साथ चलता रहता है, उसको पहले से सारी चीजें करनी पड़ती है कैलकुलेट। अब ऐसा है कि कुछ चीजें जैसे कि आपके साइज ऑफ फ्रेगमेंट उठा के लाना है तो वो किस फ्रेगमेंट में कितना साइज पड़ा हुआ है वो जब तक क्यूरी रन टाइम में नहीं आएगी, एग्जीक्यूशन फॉर्म में नहीं आएगी, उसे नहीं पता कि उसका क्या टाइम हो सकता है। दूसरे फ्रेगमेंट में जो रिलेशन पड़ा हुआ है उसमें कितनी टपल है, जो मुझे एट्रीब्यूट के अगेंस्ट टपल रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, तो ये चीजें रन टाइम के अगेंस्ट आती है। तो इससे हम कहते हैं कि स्टैटिक जो है वो आपको जो एस्टिमेशन कॉस्ट की देगा वो ठीक नहीं होगी, इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। उस एक्यूरेसी जब आपकी वो दाव पे लगती है ना तो उस स्टेज पे हम कहते हैं कि हम डायनामिक यानी कि रन टाइम अप्रोच के साथ चले जाते हैं, ठीक है जी? तो आगे आती है हाइब्रिड आपका मॉडल, उसके अंदर है कि आप 2 स्टेप अप्रोच जो है वो यूज करते हो, वो क्या होती है वो भी हम देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली डायनामिक अप्रोच आपकी आती है। डायनामिक अप्रोच उसके अंदर आपका जो एल्गोरिदम चलता है वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी जो इनपुट में क्यूरी आई थी वो क्या थी, MRQ। MRQ आपका क्या था? अली रजा आप मुझे बताने, MRQ क्या था?
मल्टी रिलेशन क्यूरी थी मैम उसमें। हाँ जी, ये रिलेशनल क्यूरी थी जो आपकी इनपुट के तौर पर आई थी, क्यूरी जो कि टपल रिलेशनल कैलकुलस फॉर्म में थी, जिसके साथ ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्कीमा भी होता है। ठीक है जी, ये एक क्यूरी जो आपकी मास्टर साइड से इनिशिएट की गई थी, उस क्यूरी के ऊपर ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा था, जिसने इनिशिएट किया है इस क्यूरी को वहीं पर ये एल्गोरिदम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपने क्यूरी को मोनो रिलेशन क्यूरीज में जो है उनको सारों को एग्जीक्यूट करा लेना। जो डिटैच का वर्ड था उसमें यही होना है कि आपने मोनो रिलेशन क्यूरीज जो है, जैसे कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ एनी एट्रीब्यूट, उसकी बेस पे अगर आपको टपल अलग करनी है, वो चीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने करवा देनी है। ठीक है, सेकेंडली क्या होगा, आपने मल्टी टायर जो रिलेशन होंगे उस क्यूरी को आपने रिड्यूस करना है इनटू सब क्यूरीज। सब क्यूरी ऐसी होनी चाहिए कि वो मजीद रिड्यूसेबल ना हो। ठीक है जी, इस फॉर्म में आपने रिड्यूस उसको करना है। थर्ड की क्या होगा कि आपने फ्रेगमेंट्स जो है वो स्मॉलेस्ट होगा वो देख के, तो उसमें से स्मॉलेस्ट होगा वो चूज करके, और नया जो आपका सारा सबसेट देखने के बाद एक बनेगा वो MRQ डैश बनेगा। आप लोगों ने एल्गोरिथम देखा था जो अली बता रहा था, उसमें बताया हुआ है कि जी MRQ किस तरह से आया। आपकी जो सबसेट में से जो ओवरऑल MRQ था, एक्चुअली जो इनपुट आई थी उसमें से जब ये चीजें निकल जाएंगी ये वाली, वो MRQ डैश होगा, उसमें से फिर आप स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट चूज करोगे जब आप ये वाली भी रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपने उनमें से फाइंड की बेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, जो आपके पास फाइनल MRQ आ रहा होता है, और फिर उसमें से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखनी होती है कि कौन सी हमारी डिटरमिन करेंगे कि कौन सी साइड पर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, और डिटरमिन करना होता है कि जी फ्रेगमेंट्स कौन से कहाँ पर मूव करना चाहिए। जैसे कि हम लास्ट टाइम भी साइज देख रहे थे कि अगर तो साइज बड़ा है तो हमें उस वाले फ्रेगमेंट को मूव ही नहीं करना चाहिए, रादर देन इसके हम क्या करते हैं, दूसरा फ्रेगमेंट जो स्मॉल साइज में है हम लार्ज साइज वाले फ्रेगमेंट को उसको मूव करा देते हैं। ठीक है ना, तो ये दो तीन चीजें देखी होती है, फिर उसके बाद आप इन्हीं के लूप्स चला के तो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होते हैं पिक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि अब एक एग्जाम्पल दी हुई नेम ऑफ एम्प्लॉइज की जो वर्क कर रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट पे, कैट और कैट। आपकी क्वेरी कह रही है कि आपने एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करना है, नेचुरल ज्वाइन लगाया है तीनों आपके रिलेशंस के ऊपर, ASV, प्रोज और एम्प्लॉय के ऊपर। जबकि एम्प्लॉय का जो नेम, ये प्रोजेक्ट का जो नेम है उसकी कंडीशन दी हुई है कैट कैम होना चाहिए। तो पॉसिबल स्ट्रेटेजीज हमारी क्या हो सकती है कि या तो हम तीनों को इकट्ठा ज्वाइन लगाएं, इंटायर क्यूरी एग्जीक्यूट कराई जाए कहाँ पे, बाय मूविंग EMP1 एंड ASV टू साइड 2। ठीक है जी, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इनको जो EMP है उसके फ्रेगमेंट्स बना लिए जाएं और उन फ्रेगमेंट्स की बेस पर हम करेंगे। बेसिकली इस एग्जांपल के साथ ये दो चीजें गिवन थी, एक तो ये क्यूरी और दूसरी ये चीज कि किस साइड पर क्या पड़ा होगा। तो एम्प्लॉय के दो फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे, इसके अलावा ASV साइड 1 पे था और प्रोज जो था वो EMP2 के साथ पड़ा हुआ था। तो कह रहा था या तो सारी चीज को EMP के पास, EMP2 और प्रोज के पास साइड 2 पे ले जाया जाए, या फिर ये हो सकता है कि EMP1 और ASV को सिर्फ ज्वाइन किया जाए और उसको फिर वहां पर साइड 2 पर ले जाया जाए और फिर उसके बाद उसके ऊपर रिपीट किया जाए 3 और 4 को। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्यूरी को अब देखना होता है कि कौन सी हमें स्मॉलेस्ट जो होगी वो फ्रेगमेंट के ऊपर जाकर तो मूव करानी है। अब जो बेसिक मसला आता है ये है कि चॉइस ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी इन दोनों में से बेस्ट होगी, वो उसमें भी आपने कंसीडर क्या करना है, वही साइंस ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अगर तो पूरे के पूरे EMP और ASV का ज्वाइन यहाँ पे ज्वाइन मिस हो गया, जैसे EMP और ASV को ज्वाइन करने से आपका साइज ग्रेटर आता है सिर्फ साइज ऑफ EMP1 से, तो फिर आप क्या करोगे, इस अप्रोच की तरफ जाओगे? नहीं मैम। नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से इसका साइज बढ़ा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजी 1 को पिक कर लेंगे। जैसे EMP1 में ये बेसिकली लिखते हुए ना ये चीज वो मिस पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, और एक्चुअली सिंबल ये वाला PPT के अंदर आता नहीं है, मैं इसको कॉपी करने जाती हूँ तो अच्छा जी, EMP1 बेसिकली यहाँ पे आना था, तो EMP1 और AST का ये जो यहाँ पर हमें करना था इसको एग्जीक्यूट, ये वाली चीज को, तो उस चीज को वो देखा कि अगर ये नहीं ठीक से चलेगी तो फिर हम ये वाली, अगर इसका साइज ग्रेटर हो जाएगा ये वाले का,
तो फिर हम स्ट्रेटजी 1 पे चले जाएंगे। दूसरी ये कि डायनामिक अप्रोच जो है उसके अंदर हमने ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम देखी होती है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, पहले तो हमने देखें कि जो सब थ्योरीज हमने हमारे पास आई हैं उनको एग्जीक्यूट जब कराना है तो किस तरह से कराना है। आपने फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से पड़े हुए हैं और उनकी कितनी हमें कॉस्ट आ रही है। तो ये एक आपके पास टेबल गिवन है जिसमें उसने बताया हुआ है कि प्रोज जो है वो साइड 1 पे उसकी ये हमें कॉस्ट आ रही है, इसी तरह से साइड 2 पर ये इस तरह 3 और 4 और इस तरह से एसटीटी 2000। अच्छा जी, जब कॉस्ट हमने इसकी कैलकुलेट करनी है तो वो साइज जो बेसिकली हम लोगों ने देखना है उसके लिए साइज पहले देखेंगे फिर हमें कॉस्ट का अंदाजा होगा। अब वो किलो बाइट्स के अंदर उसका साइज गिवन है, ये जो ऊपर 1000 और 2000 लिखा हुआ है। तो हमारे पास दो बेसिकली मेथड्स होते हैं इसको ट्रांसफर करने के, एक तो है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है जी ब्रॉडकास्ट का। पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू अगर हम इस अप्रोच को यूज करते हुए सेंड करते हैं तो क्या होगा जी कि हमें प्रोज को साइड 3 पर अगर हम भेजें, प्रोज के जो आपके आईएफ बने हुए हैं जितने भी रिलेशन, ये 1 2 3 और 4 फ्रेगमेंट्स हैं प्रोज के, तो उनमें से वो कह रहे हैं अगर बाकी 3 बचे हुए फ्रेगमेंट्स को हम प्रोज के साइड 3 पर ही लेकर आए तो क्या होगा, ट्रांसफर का कितना हमें कॉस्ट अब बनेगी 1000 1000 1000 3000 हो जाएगा, तो साइज हमारे पास टोटल आ जाएगा 3000। ठीक है, लेकिन अगर हम एएसटी को तीनों के पास भेजें, तीनों फ्रेगमेंट्स के पास भेजें तो फिर कितनी कॉस्ट हमारी बन जाएगी, 2000 इसके पास पहुंचाने में, 2000 इसके पास और 2000 ही इसके पास, तो 6000 को कॉस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि हमें साइज पता होगा अगर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि क्या साइजेस हैं तो उसके थ्रू हमें ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी चूज करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में और पॉइंट टू पॉइंट में ये डिफरेंस होता है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर आप एक ही सिंगल मैसेज जो होता है वो सब पे सेंड कर दो। तो लेट्स से अगर एएसटी जो है वो एक है और उसको सब जगहों पे ट्रांसफर करना है तो इसको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर एएसटी का साइज कम पड़ रहा था हमें तो फिर हम क्या करेंगे, एएसटी को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स में से जाके इन तीनों को उठा के साइड 3 पर हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट जो नेटवर्क होता है वो जरा ज्यादा फास्टर होती है अप्रोच। आगे आती है स्टैटिक। स्टैटिक हमें क्या बताती है जी, वही बात आ गई मेरे ध्यान में, निशान ने इस टॉपिक को कवर किया था कि इसमें आपकी आदत है जी एग्जॉस्टिव सर्च। ठीक है जी, तो बेसिकली क्यूरी आपकी जो इसमें चलती है उसके अंदर वो बेसिकली काम कर रहा होता है ज्वाइंट्स के ऊपर। ठीक है, ज्वाइंट्स को उसने देख के तो सारी की सारी वो जो 4 स्ट्रेटजीज थी उनको अप्लाई करना होता है। दो इसके अंदर साइड्स होती हैं, एक होती है जी मास्टर, दूसरी होती है अप्रेंटिस। वो मास्टर वो है जिसने क्यूरी इनिशिएट करनी है और बाकी वो हैं जिन्होंने उस क्यूरी के अगेंस्ट अगर उनमें कोई रिलेशन उनके पास पड़े हुए हैं तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उस रिलेशन को रिजल्ट देने के लिए, तो वो सारी अप्रेंटिस साइट्स कहलाएंगी। बाकी ये कंपाइल टाइम पे सारा काम करती है, तो इनपुट क्यूरीज के अंदर एज क्यूरी ट्री आती है और लोकेशन ऑफ रिलेशन जो होता है वो हमें साथ एज इनपुट देना होता है, और इसके अलावा रिलेशन की जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास स्टोर हुई होती है डेटाबेस के अंदर वो सारी चीजें हमें इसके अंदर होती हैं। तो वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जैसे कि साइज वगैरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे वाली एग्जांपल में। तो स्टैटिक अप्रोच में अगर हम आगे आए तो बेसिकली मैंने अभी बताया कि ज्वाइंस के ऊपर काम कर रही होती है। तो जब ज्वाइन करना होता है दो रिलेशंस का तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह से साइट्स होती हैं वो आती हैं। एक साइट होती है आपकी फर्स्ट रिलेशन की, दूसरी आपकी सेकंड रिलेशन की, और थर्ड वो होती है जिसपे अगर आपने ज्वाइन करना है उन दोनों का अलग से। ठीक है, टेम्पररी भी समटाइम उसको कहते हैं रिलेशन। तो दो तरीके हैं, एक तो है या तो आप शिप एज अ होल करें और या फिर आप फेच करें जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है जी, जब लार्जर डाटा ट्रांसफर होगा तो वहां पर शिप होल्ड करते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ मैसेजेस हो, और इसके अलावा बेटर इफ रिलेशंस आर स्मॉल। ठीक है, अच्छा जी, फेच वाला आपके पास क्या करता है, नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं उनकी कार्डिनलिटी ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन देखी जाती है और फिर उसके बाद उसकी
ट्रांसफर देखी जाती है। जितनी कोई एट्रीब्यूट है, लेट्स से जो कंडीशन बेस किसी बेस पे लगी हुई है, जैसे कि की नेम के ऊपर लगी हुई थी कैट गेम की, ठीक है ना। तो अब फैच एज नीडेड, तो उस अप्रोच में क्या हुआ कि अगर कैट कैम की बेस पे हमें चीजें चाहिए थी तो वो सिर्फ उसमें से कैट कैम वाली लेके आए, बजाय इसके कि पूरे का पूरा अप्रोच का आपको ला के वो अपनी साइट पे पहले प्रोवाइड करे और फिर उसमें से आप कैट कैम की क्यूरी लगाए। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज होती हैं, ये भी आपने अपनी क्यूरी के अगेंस्ट देखनी होती है कि कौन सी वाली आपकी बेटर सूट कर रही है। ठीक है, तो वो चार स्ट्रेटजीज होती वो ये थी कि या तो आउटर रिलेशन को आप इनर रिलेशन की साइड पे ले जाएं, उसकी कोस्ट जैसे हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर की थी कि उसमें सारी कोस्ट जो आनी है वो एक तो लोकल प्रोसेसिंग की आपकी कोस्ट आनी है, इसके अलावा कम्युनिकेशन टाइम जो होगा वो आपका देखा जाता है, एक्सटर्नल रिलेशन, इंटरनल रिलेशन और टेम्परेरी रिलेशन, ये तीनों चीजें साथ साथ देखते थे। होता क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर, रिट्रीव की जाती है आउटर से टपल और उसको इनर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर उनका ज्वाइन कर दिया जाता है जब वो वहां पर आती है, तो उस सारी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो कहती है मूव कर दे इनर रिलेशन को टू द साइड ऑफ आउटर रिलेशन, ठीक है, ये पहली वाली का ऑपोजिट है। कैन नॉट ज्वाइन एज दे अराइव, उसमें हम कह रहे थे कि जैसे जैसे आते जाते हैं उसको हम साथ साथ ज्वाइन करवाते जाते हैं, यहाँ पर तब तक ज्वाइन नहीं होता जब तक ये आकर वहां पर पहले स्टोर नहीं हो जाती। पहले किसी जगह पे ये स्टोर होती है, वो टेम्पररी रिलेशन होगा, उस टेम्पररी रिलेशन के अंदर ये स्टोर होती है और फिर उसके बाद इनके ऊपर ज्वाइन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटेजी आपकी कहती है मूव कर दें बोथ इनर और आउटर आउटर को एक और रिलेशन के ऊपर, ठीक है जी, तो उसकी फिर आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। लास्ट अप्रोच कहती है फेच करें इनर की टपल्स एज नीडेड, तो उसमें क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे हम पहले क्वालिफाइड टपल्स एट आउटर रिलेशन साइड और फिर उसके बाद सेंड कर देंगे, ज्वाइन कर लगाएंगे कॉलम वाइज वैल्यूज के ऊपर और फिर इनर साइड के ऊपर उसका रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब क्या नाम था आपका, जिशान ने ये चीज चारों अप्रोचेस डिस्कस की थी, तो आपको क्या लग रहा था कौन सी अप्रोच जो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, कौन सी ज्यादा कॉस्टली होगी हमें? मुझसे पूछिए क्लास पूरी से। आप बताना चाह रहे हैं, आप बता दें। मैम इसमें ये कि जो फोर्थ स्ट्रेटजी है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली लग रही है, क्योंकि उसमें तीन तीन टपल्स के हमें टाइम्स ये लोकल प्रोसेसिंग टाइम और कम्युनिकेशन टाइम निकालना पड़ रहा है। और जो स्ट्रेटजी 1 है वो मेरे ख्याल से सबसे जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमें कम कॉस्ट आ रही है, कम चीज़ों की कॉस्ट टाइम निकालना पड़ रहा है हमें। जैसे मेरे ख्याल में जो गिवन है ना उनमें से मेरे ख्याल में ये 3 वाली सबसे ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि पहले आपने इनर को भेजना है और फिर आउटर को भेजना है और फिर उसके बाद उनका आपने ज्वाइन करना, दोनों पहले पोस्ट और फिर मैंने शायद आपकी बुक से आगे पीछे कर दी हुई है। यस शायद मैम, क्योंकि मैम फोर्थ में ये होता है कि आप दोनों को एक थर्ड टपल में भेजते हैं और वहां उनका ज्वाइन करते हैं। थर्ड के अंदर किया हुआ ना, तो मैंने जो आपको स्लाइड्स दी हैं उनके अंदर अप्रोच जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि पहले ज्वाइन 1 और सॉरी रिलेशन 1 है वो आपका थर्ड साइड के ऊपर शिफ्ट होगा पूरे का पूरा, फिर उसके बाद जो ज्वाइन लगाने के लिए सेकंड रिलेशन रिक्वायर्ड है वो आपका पूरे पूरे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद उनके ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद आपकी ड्यूटी उसके ऊपर परफॉर्म होगी। यस मैम, हमारे पास ये फोर्थ थी मैम। और इधर जो मैंने लिखी हुई है ना उसमें वो फोर्थ वाली नहीं है, वो थर्ड वाली है, जिसमें बोथ इनर एंड आउटर जो है वो एक और साइड पर भेजे जाएंगे। बुक में ये फोर्थ है मैम। ये बुक में 4 है। यस मैम। अच्छा जी, ऑप्टिमाइजेशन, 2 स्टेप ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली 2 स्टेप ऑप्टिमाइजेशन जो है ये हाइब्रिड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि आपकी ये स्टैटिक अप्रोच ही होती है एक तरह से, लेकिन इसमें जब ऑप्टिमाइजेशन का डिसीजन लेना होता है वो एक्चुअली सिर्फ रन टाइम पे लिया जाता है, बाकी जितनी प्रोसेसिंग पीछे वाली होती है ना वो स्टैटिक वाली ही इसके अंदर कंसीडर की जाती है। आपको करना क्या होता है इसके अंदर, पहले तो कंपाइल टाइम पे आपने एक स्टैटिक प्लान बनाना होता है, प्लान का क्या नाम बताया था?
स्टैटिक प्लान मैम। कौन सा? स्टैटिक प्लान। स्टैटिक प्लान नहीं था। कहाँ है फहद? फवाद। फवाद था मैम या चूज प्लान ऑपरेटर हम बनाएंगे। कौन सा प्लान बनाएंगे? चूज प्लान ऑपरेटर, एक ऑपरेटर बनाएंगे चूज प्लान के नाम से। अच्छा जी, एक हमने प्लान बनाना है इसके अंदर, और वो प्लान बनेगा कंपाइल, एक बनेगा कंपाइल टाइम पे, फिर उसके बाद उसका हमने स्टार्टअप जो करना है। स्टार्टर टाइम क्या है? वो जी रन टाइम पे जो प्लान आपका बने। बेसिकली जो स्टैटिक प्लान है वो तो आपका जो सेंट्रलाइज अप्रोच की तरह ही होगा। अब इशू क्या है कि आपके पास तीन रिलेशन है, अगर लेट्स से R1 R2 R3 इन दोनों के ऊपर तो सिलेक्शन लग गई, जो वो हम पहली बात कर रहे थे कि जी सिलेक्शन करनी है और फिर उसके बाद उनका ज्वाइन करना है, फिर आगे उसका फर्दर ज्वाइन होगा, जो भी रिजल्ट यहाँ आएगा उसके साथ फर्दर रिलेशन का ज्वाइन करेंगे। रन टाइम पे हमने डिसाइड करके बेसिकली इस डायग्राम में बच्चों को इशू था। फवाद आपने ये डायग्राम डिस्कस की थी, फहद थी या फवाद था? ये फवाद मैम, फवाद। अच्छा बच्चे, आपने ये डायग्राम डिस्कस की थी, मुझे बताओ इस डायग्राम में इशू क्या था? मैम इसमें इशू तो नहीं था, पर ये था कि एस बेसिकली ये है कि जो से वो आप साइट पहले 3 के ऊपर डाटा बेच रहा है, क्योंकि बेसिकली रिलेशन के फ्रेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर R1 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो R1 का उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसकी साइड का नंबर पड़ा होता है, कि ये एक फ्रेगमेंट इस साइड में पड़ा हुआ है, R1 का फ्रेगमेंट साइड 1 का। यहाँ पर बेसिकली 1 आना था, जो आपने लिखा भी हुआ था ना साइड में, आपने बुक में, क्योंकि बुक की मिस्टेक थी कि बुक में डायग्राम के अंदर 1 2 लिख दिया हुआ है, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है ना उसमें 1 1 नहीं आ रहा। रीजन ये है कि R1 तो उसका अपना नंबर है, उसके साथ यहाँ साइड का नंबर 1 लगना था। इसी तरह से ये R2 है वो साइड 3 पर पड़ा हुआ, ठीक है, और इस तरह से R3 जो है वो साइड 2 पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज डायग्राम में ये इशू था, तो ये R11 है आपका जो साइड 1 पर पड़ा हुआ है, इसको आप सेंड करोगे साइड 3 के ऊपर, और वहां से फिर उसका आपने ये जो भी फ्रेगमेंट उसका पड़ा होगा उसके साथ उसका ज्वाइन करना है, फिर उसको सेंड करना है R3 पे S2 के साथ। तो ये प्लान जो बनेगा उसमें क्या है, प्रॉब्लम एक आती है। वो प्रॉब्लम इन लोगों ने भी अपने एल्गोरिथम के थ्रू डिस्कस की थी कि पहला जो हमारा उसमें सेट बनेगा, हमने सारी सेट्स बना लेनी है जी। पहला सेट है साइड्स का, कितनी साइड्स है वो S1 S2 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्यूरी को डीकम्पोज यानी कि जो रिड्यूस की होगी उसकी सब क्यूरीज बनाई होंगी, वो Q1 Q2 Q3 की फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। फर्दर आगे जाएंगे तो वो जो क्यूरीज जो होंगी उनके अगेंस्ट ये SQ जो बनेगा, ये SQ देख रहे हैं, फिजिकल एलोकेशन सेट ऑफ साइड्स। क्यूरी को किस तरह से आपने साइड्स के ऊपर वो एलोकेट करेंगे, उस हिसाब से आप उसका एक सेट बनाओगे। फर्दर जब आप उसका ऑप्टिमल एलोकेशन देखने जाओगे क्यूरी को साइड के ऊपर कि किस सब क्यूरी जो आपने ये बनानी है वो कौन कौन सी साइड पर भेजनी है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आनी है हमारे पास कि एक तो लोड अनबैलेंस जो है उसको हमें मिनिमाइज करना है, दूसरा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है उसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। तो क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे सब क्यूरी विद लीस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। जिसके अंदर सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही होगी ना सब क्यूरी के अंदर वो वाली पहले उठाएंगे, और उसको हमने क्या करना है, उसको बेस्ट साइड के ऊपर पहुंचाना है। लेट्स सी बेस्ट साइड आपकी बी थी और सब क्यूरी का नाम ए था जो कि सबसे कम फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। रिमूव करेंगे उस क्यूरी को जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल थी अपने क्यूरी के सेट में से, और फिर उसके बाद ये रिपीट होता रहेगा आपका एल्गोरिथम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आपका क्यूरीज का सेट ये 4 क्यूरीज हैं जिसमें कि Q1 को एसोसिएट किया गया है R1 रिलेशन के साथ, Q2 को एसोसिएट किया है R2 के साथ, और ज्वाइन उसमें होना है जी Q1 के रिजल्ट्स के साथ, यानी कि Q1 जो थी वो R1 से रिजल्ट लेकर आपके R2 के साथ ज्वाइन कर रही है Q2 के साथ, ठीक है। क्यूरी 3 के अगेंस्ट R3 ज्वाइन होगा जो क्यूरी 2 पे रिजल्ट जनरेट हुआ होगा, और इसी तरह से
क्यूरी 4 R4 पे है और उसका क्यूरी 3 के रिजल्ट के साथ ज्वाइन किया जाएगा एट द एंड टू प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम था उसकी फर्स्ट इटरेशन हम ये कहते हैं कि जो सबसे कम फ्लेक्सिबल था उसको उठाने, तो उसको देख लेते। जो बेसिकली क्यूरी 4 थी उसको आप अगर गौर करें, क्यूरी 4 जो है वो किसके साथ चल रही है, R4 के ऊपर। ठीक है, और R4 के ऊपर लोड कितना पड़ा हुआ है, 1। ये R4 जो है वो साइड 1 पे पड़ा हुआ है और इसका लोड है हमारे पास 1। ठीक है जी, और R3 का भी इसके ऊपर एक फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है, इसी तरह से R1 का एक फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हम इन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें इनमें से कौन सी वाली लेकर जानी है। तो इस टाइम लीस्ट फ्लेक्सिबल कौन सी वाली है, Q4 है। वजह क्या है कि Q4 के पीछे 3 ज्वाइंट्स होकर आ रही है, समझ आ रही है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि लीस्ट फ्लेक्सिबल है। इस क्यूरी की लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसका लोड बढ़ जाएगा और ये हो जाएगी जी कितनी, इसका मतलब जो लोड बढ़ेगा तो लोड यहाँ पर बढ़ जाएगा, दैट मींस ये 2 हो जाएगा x1 के ऊपर लोड। ठीक है जी, सेकंड इटरेशन में आपने नेक्स्ट देखनी है कौन सी ऐसी क्यूरी है जिसका लोड जो है वो बैलेंस नहीं हुआ हुआ और वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो 2 और 3 दोनों ही ऐसी क्यूरीज थी जिनका लोड भी इक्वल है, और इसके अलावा इनको अगर देखा जाए तो वो क्या किस तरह से आ रही है, 2 को अगर नीचे से देखा जाए तो 2 भी उसी तरह से आ रही है, और 2 के ऊपर अगर 3 को देखा जाए तो वो Q4 से नीचे की तरफ आए तो दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 2 सेम ही आ रही है। तो उस चीज को जब हम देखेंगे तो हमें ऑप्शन चूज करनी है, चाहे तो Q2 को हम चेंज कर दें या फिर हम Q3 को कर दें। लेट्स से अगर हम Q2 को करते हैं तो लोड जो होगा S2 पर बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर Q3 को हम एलोकेट करेंगे और फिर उसका S1 पे फिर लोड बढ़ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर पड़ गई। और फिर उसके बाद जब Q1 को हम दोबारा से एलोकेट करने आएंगे तो लास्ट में वही बचेगी, तो क्या होगा, करा देंगे। लेकिन जब हम इसको देखें, अगर हम Q2 की बजाय उस जगह पर Q3 को बारी बारी नीचे आते जो हमारा ट्री बन रहा था, जैसे लास्ट इस वाली को देखिए ना अगर आप, ये डायग्राम, ये यहाँ पर अगर देखो तो अगर क्यूरी 1 यहाँ से R1 के साथ चली, वो क्यूरी 2 के साथ यहाँ पर R2 के साथ मर्ज हुई, फिर यहाँ पर R3 और ऊपर R4, तो ऊपर R4 सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखा रहा था, तो उसकी वजह से हमने सबसे पहले R1 जो था उसको उसमें से एलिमिनेट किया और उसका लोड हमने कम करने के लिए साइड 1 का लोड थोड़ा सा ज्यादा डाला था। फिर हम आए थे तो हमें Q2 की बजाय Q3 करना चाहिए था, लेकिन बुक वालों ने Q2 करके दिखाया हुआ था ताकि आपको पता चल सके कि जब सेम फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वहां पर भी आपको देखना होगा कि कौन से वाला बेस्ट बन रहा है। तो जब आपने Q2 वाला करेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन हाइब्रिड अप्रोच के अंदर भी मिस कर सकें। तो बेस्ट जो है वो कभी भी आपका तीनों में से कह नहीं सकते कि इसी से बेस्ट आने, हाइब्रिड से बेस्ट आने या स्टैटिक से बेस्ट आने या डायनामिक से। हमेशा सिचुएशन ही होगी कि क्या सिचुएशन है, किस टाइप की क्यूरीज आपके पास आती हैं आपके डेटाबेस के अंदर, कौन सी ज्यादा क्यूरीज होंगी, किस तरह के फ्रेगमेंट्स होंगे, उसकी बेस पे फिर डिसाइड होता है कि आपने कौन सी वाली अप्रोच लेकर चलनी है। ठीक है जी, ये तो था आपका आज का लेक्चर। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा, उसमें भी मैक्सिमम 10 नंबर होंगे या फिर